खुशबू तो तभी आएगी जब आप उसको अलग अलग रंगों से, अलग अलग खुशबुओं से भरोगे। अच्छा, गांव में अभी भी किस तरह का माहौल है उधर? औरतों में और आदमियों में अभी भी बहुत फर्क है, पुरुषों में और स्त्रियों में अभी भी वहाँ पे। अच्छा, आपने कब स्टार्ट किया था? मैं जब 19 साल की थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था, और आज मैं 25 साल की हूँ। किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? एक तो सिलेबस जो है वही सबसे बड़ा चैलेंज है। कहाँ से आंसर राइटिंग कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने दृष्टि IAS का एक संभव एक प्रोग्राम होता है, उसको फॉलो किया था। आपकी फैमिली में क्रिकेट का बड़ा माहौल है? स्पोर्ट्स और पढ़ाई, दो ही चीजें चलती है मेरे घर में, स्पोर्ट्स पढ़ाई, स्पोर्ट्स पढ़ाई। कौन सी मूवी पसंद है? अगर कुछ ना हो तो बाहुबली देख लेते हैं हम। क्या पढ़ा लास्ट में अच्छा ऐसा जिसको बोलने का मन किया? घुट घुट के जीना छोड़ दे, तू रुख हवा का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को छोड़ दे। अच्छा, तो कैसा लगता है कि यूपीएससी की ये जो लाइन है जिसको मात्र 0.1% लोग क्रॉस कर पाते हैं, उसके बाद कैसे लगता है? कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि ये सच ही नहीं है, क्योंकि पिछले 4, 5, 6 साल से जो आप सोच रहे हो, जो रोज आप सपना देख रहे हो, वो अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि साकार हो गया। क्योंकि इस जर्नी में आप आगे आते जाते हैं तो आशाएं अपने आप से रहती हैं, उम्मीदें भी रहती हैं, आपको भी रहती हैं, बाकी सबको भी रहती हैं, लेकिन उसमें भी जो बेसिक डाउट्स होते हैं, हम ये भी सोचने लगते हैं कि कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। बहुत सारी चीजें हम सोचने लगते हैं, तो उसमें आप लेकिन मेहनत करना आप कम नहीं करते हो। ये सब करते करते अगर आपका सपना पूरा हो जाता है तो उसको मान पाना अचानक से बहुत मुश्किल होता है। तो अब तो कितना समय होता है। अभी भी मुझे कभी कभी मैं जब अचानक से सोचती हूँ तो हमेशा गौर करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची, और अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ, और फिर खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है। अब वो उसको मैं खुशी नहीं बोलती, उसको मैं ठीक है थैंकफुलनेस बोलती हूँ कि ग्रेटफुल रहती हूँ मैं। खुशी से ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। अच्छा, आपने कब स्टार्ट किया था? एक्चुअली जब ग्रेजुएशन डिसाइड किया था कि ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से हुआ है, तो तय तो तभी कर लिया था कि यूपीएससी करना है, लेकिन मैंने नहीं किया था, मेरे बड़ों ने किया था। मेरा ग्रेजुएशन मैं जब 19 साल की थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था, और आज मैं 25 साल की हूँ। 6 साल? जी 6 साल और 4 अटेम्प्ट्स लगे हैं मुझे। तो मेरी ग्रेजुएशन प्री मैच्योर हो गई थी काफ़ी। मैं 18 साल की थी जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद काफ़ी समय था मेरे पास। तो 2 साल तो आप ये मान लीजिए कि मैं कुछ कर नहीं पाई, फिगर आउट करने में काफ़ी टाइम लग गया, और फिर अब 4था अटेम्प्ट था ये मेरा, तो अब तो है हो गई। अच्छा, आप जो बता रहे थे अभी कि 18 ईयर्स में ग्रेजुएशन हो गई, ये इतना जल्दी कैसे हो गई? एक तो हम राजस्थान में मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई है वो राजस्थान में हुई है अपने दादा दादी के साथ। कहाँ से? तो जयपुर या? जयपुर से। पहले 3-4 साल तो मैं गांव में रही हूँ अपने बाबा जी के साथ, फिर हम जयपुर शिफ्ट हुए। पापा चाचा अपनी पढ़ाई के लिए जयपुर शिफ्ट हुए, तो उनके साथ हम भी शिफ्ट हुए। तो वहाँ पे ही जब मैं 3 साल की थी तभी मुझे मेरा स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। और मेरे बारे में एक बात है जो बहुत ही अलग है, मैं पहले दिन भी नहीं रोई थी, और स्कूल मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, स्कूल से वापस आना मुझे पसंद नहीं होता था। पहले दिन ही मैंने जाके अपने दोस्त बना लिए थे। और तो वहाँ पे ये था कि अभी जो प्रेप एजुकेशन जो होती है, जो फर्स्ट से पहले की जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन, वो भी 2-3 साल की हो गई है। तब 1 साल में उन्होंने KG1, KG2, नर्सरी सब करा के मुझे 4 साल का फर्स्ट में डाल दिया सीधा। तो मैं फर्स्ट में चली गई, और उसके बाद 4th और 5th स्टैंडर्ड का एग्जाम मेरा थोड़ा हो गया। तो 4th का भी जो फाइनल एग्जाम मैंने आधे साल में दिया, 5th का भी फाइनल एग्जाम मैंने आधे साल में दिया। तो 4th और 5th मैंने साथ में किया, करना पड़ा मुझे उसको साथ में, क्योंकि जगह चेंज हो रही थी मेरी, नहीं तो पूरा 1 साल का 2 साल का नुकसान हो जाता मुझे उसमें। तो एक तो जल्दी चालू करना, और फिर 2 क्लासेस को 1 साल में खत्म करना। कॉलेज में ऐसा नहीं लगता था कि यार मैं तो बहुत सबसे छोटी हूँ? नहीं, ऐसा एक्चुअली फिर हाइट मेरी पहले ही बढ़ गई थी। तो मैं 7th में ही इतनी लंबी हो गई थी, और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। जो कॉलेज मेरा हुआ था, जब 5th में मैं गई थी नए स्कूल में भोपाल में, तब बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि सब बहुत बड़े बड़े थे और मैं एकदम छोटी सी थी। तो तब काफ़ी लगता था, क्योंकि हाइट गैप भी काफ़ी होता था, और तब वो एक एज होती है जब एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा पता चलता है, और सबको बहुत ज़्यादा आता भी था मुझसे। हम तो भाषा में अटक गए थे, आप हिंदी तो भूल जाइए, हम तो राजस्थानी में बात करते थे। तो वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो, तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश चलती थी, हिंदी बोलने का फाइन लगता था। तो एक ऐसा बच्चा जो बोलना इतना पसंद करता है, वो चुप हो गया था वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे जाके काफ़ी वो क्या बोलते हैं, लैंग्वेज शॉक, कल्चर शॉक काफ़ी लगा मुझे।
लेकिन धीरे धीरे करके वो सपोर्ट से और फिर लगातार प्रयास करने के उससे ठीक हो गया वो। 7th में मैं रायपुर आ गई। ओके, तो उससे पहले हिंदी मीडियम में थे आप? अब देखिए, था तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो सनफ्लावर पब्लिक स्कूल था वहाँ पे जयपुर में, लेकिन वो घर के बगल वाला स्कूल था। तो वहाँ पे हमें ग्रेविटी ये थी कि हमें ये नहीं पता था कि, हमें लगता था कि इंग्लिश होती है ट्रांसलेशन के लिए, कि जैसे अब खरबूजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हमें लगता था इंग्लिश यहीं तक सीमित है कि कुछ शब्द हैं जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो और यही इतनी ही इंग्लिश होती है। हमें नहीं पता था कि जैसे हिंदी बोली जाती है वैसे इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कॉन्वर्जेशन। ये नहीं पता था हमको। तो उधर आके वो इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है हमारे सनफ्लावर के टीचर्स को भी नहीं पता होगा। अच्छा, वो लोग हिंदी में ही पढ़ाते हैं? वो हिंदी ही था वो। तो उसमें क्योंकि वहाँ पे वैसे ही है जयपुर में, और हमारा जो एरिया है वो वैसे ही था, तो वहाँ पे टीचर्स को भी नहीं पता होगा कि इंग्लिश को उस मीडियम में बोला जाता है। तो फिर भोपाल जाके ऑब्वियसली जो लैंग्वेज शॉक लगा मुझे, लेकिन वो धीरे धीरे करके पूरा हो गया। और फिर मुझमें एक लैंग्वेज को लेकर ना एक थोड़ा सा जुनून है मुझमें कि सीखना है उसमें। तो इंग्लिश तो सीख लिया मैंने, क्योंकि अब सब बोल रहे थे मुझसे, मेरे जैसे बच्चे थे वो सब बोल रहे थे, उनके माता पिता उनसे बात कर रहे थे उसी भाषा में, तो ये बोल रहे हैं हम भी बोल लेंगे। फिर वो सीखा। तो उसके बाद तो मेरा लैंग्वेज वाला खत्म नहीं हुआ, तो लैंग्वेज सीखने का तो मौका नहीं मिला मुझे, पर मैं 6-7 भाषाओं में गाने गा सकती हूँ। 6-7? मुझे हाँ, कौन सी? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इन सारे इंडियन भाषाओं में, बाहर की भाषाएं नहीं, इंडियन भाषाओं में, पंजाबी एंड ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स। तो मुझे बहुत शौक है नई नई भाषाएं सीखने। अच्छा, आती हैं आपको ये सारी भाषाएं? भाषाएं आती नहीं है, गाने याद हैं। अच्छा, गाने याद हो गए? रटे हुए हैं गाने, क्योंकि मुझे गाने पसंद आ जाते हैं किसी भी भाषा में। तो जैसे कोई भी मूवी हो या कोई भी गाना हो, तो मैं कभी ट्रांसलेट नहीं करती कुछ भी, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, या फिर मलयालम हो, तेलुगु हो, कश्मीरी हो, मैं कभी भी उसको ट्रांसलेट नहीं करती, मैं उसको उसी भाषा में देखती हूँ। म्यूजिक पसंद आ जाता है? म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, और इनफैक्ट मूवीज देखना भी, जैसे जो भी साउथ इंडियन मूवीज होती हैं वो मैं उसी भाषा में देखती। कौन सी मूवी पसंद है? कौन सी मूवी? फेवरेट मूवी कौन सी है? 3 फेवरेट मूवी? अरे ऐसे तो बहुत सारी मूवीज हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, पर ऐसे फैमिली फेवरेट हमारे घर में, जैसे अगर कुछ ना हो तो बाहुबली देख लेते हैं। बाहुबली? जब मेरा जो सबसे छोटा भाई है, अगर कुछ नहीं करना तो चलो बाहुबली देखेंगे, तो उसके तो हमको डायलॉग्स भी याद हो गए। अभी हाल फिलहाल में कौन सी मूवी देखी है? और हाल फिलहाल में अभी आजकल तो, क्योंकि इतने सालों से मूवीज से तो नाता टूटा हुआ था, तो एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि सिर्फ आप एग्जाम नहीं देते, आपका पूरा परिवार एग्जाम देता है। और अभी अचानक से पूरा परिवार थोड़े रिलैक्स स्टेट में है, खुश है सब। और पिछले 4-5 साल से सब सांस रोक के बैठे थे, कोई टीवी नहीं चला है घर में, किसी ने कोई मूवी नहीं देखी है, और पापा चाचा ने, मम्मी, किसी ने कुछ नहीं किया है घर में, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे। तो अभी अचानक से कि चलो मूवीज देखते। तो अभी लेटेस्ट तो मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर याद आ रही है। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी मैंने। कैसी लगी गैंग्स ऑफ वासेपुर? सी, जो कलाकार हैं उसमें बेहतरीन कलाकार हैं, और अदाकारी जो उनकी है एक्सेप्शनल। मतलब ऐसा लगता है कि आप पहुंच गए हो वहां पे, आप बिल्कुल पहुंच गए हो। और फिर बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें उसमें, जो गाने हैं वो उस प्रोटैगनिस्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जो जैसे जो सेकंड मूवी है उसमें जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कैरेक्टर हैं, वो तार बिजली के से पतले हमारे, तो वो बहुत ही प्यार से बनाई हुई मूवी है। उसमें पता चलता है कि बहुत थॉट वेरी ब्यूटिफुली मेड। तो मुझे तो, एंड आई बिलीव कि रियलिटी स्ट्रिकन भी है। उसमें एक गाना है ना कि एक बगल में चांद होगा, बिल्कुल। उसका मीनिंग मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, पहले मैं बस ऐसे ही सुनता था। बाद में किसी ने मीनिंग बताया कि बेसिकली हमारी जो बेसिक नीड है वो हो गया, मतलब रोटियां, और एक बगल में चांद होगा, जो हमारे ड्रीम्स हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं कि बेसिक नीड के चक्कर में अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं। लापता लेडीज नहीं देखी आपने? देखी लापता लेडीज। वो कैसी लगी? बहुत प्यारी मूवी। अच्छा, अभी लापता लेडीज से मुझे ध्यान आया कि आप अभी अपने गांव में गए थे, जहाँ बहुत अच्छे से आपका स्वागत हुआ, उसके बारे में बताओ थोड़ा। गांव मेरा चैनपुरा है, अब मोहनपुरा चैनपुरा बोलते हैं उसको, बस्ती तहसील में आता है ये। एक्चुअली वो जाना हमको उदयपुर था। Okay. तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, जैसे मुझे नहीं लगा था कि, और ये अभी जो कल्चर है कि आपको जीप में बिठाया जाता है और आपको मैंने बहुत, मुझे बिल्कुल ऐसे था कि मुझे नहीं करना है, मुझे बिल्कुल नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। लेकिन
फिर मुझे ऐसा लगा था कि क्या ऐसे काफिला निकालना और ये सब करना, एग्जाम है, मेहनत की, आशीर्वाद चाहिए सबका, आशीर्वाद मिल जाएगा। तो प्लान में भी नहीं था वैसा कुछ। तो हम जब पहुंचे वहां पे तो पिछले दिन मेरे दादाजी ने मुझसे पूछा कि गांव बुलाना चाहते हैं आपको। फिर बोला कि ठीक है चले जाएंगे। तो मुझे लगा जो बुजुर्ग हैं वो मिलेंगे और आशीर्वाद देंगे और खुश होंगे। तो जब वहां पहुंची तो फिर इतना था, तो तब तो मैं बहुत ऐसे मना नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही मैं उस माहौल में पहुंची ना, तो एक अलग फीलिंग आई मुझे कि एक जो जुड़ाव आपको महसूस होता है अपने जगह से। तो बचपन तो ऑब्वियसली मेरा वहीं गुजरा है और मेरे एक जुड़ाव तो है ही मेरा। लेकिन देखिए हम ना ऐसी जगह से आते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जो सहरा होता है सर पे। तो औरतों में और आदमियों में अभी भी बहुत फर्क है, पुरुषों में और स्त्रियों में अभी भी वहां पे। तो उसमें स्त्रियां अभी भी काफी पीछे हैं, पर्दे में हैं, पर्दे के पीछे हैं, एक कदम पीछे ही हैं अभी पढ़ने का। धीरे धीरे, और मैं बहुत खुश हूँ हमारे कम्युनिटी में, अब लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत बोला जा रहा है अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें एक बीकन साबित हुई कि अब मुझे वहां देखने के बाद और लोग बोलेंगे कि अभी जैसे हमें वहां पता चला कि स्कूल ही नहीं चल रहा है, हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं है गाँव में। तो होता क्या है, मेरी मम्मा के साथ भी सेम चीज हुई, मेरी सारी बुआओं के साथ सेम चीज हुई, अब जो लड़कियां हैं वहां पे उनके साथ सेम चीज हो रही है। होता क्या है कि लड़कों को शहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को गांव के स्कूल में भेजा जाता है, वहां तक ठीक है। लेकिन अब जब गांव का जो पास वाला स्कूल है उसमें खत्म हो गया है ही नहीं आगे की शिक्षा, टीचर्स वही हैं जो पहले से हैं, तो अब उसमें उनको दूर भेजने से परहेज किया जाता है। तो फिर उनको रोक लिया जाता है, उनको या तो आप उनके साथ लेके शहर में शिफ्ट हो जाओ, तो या तो हम गाँव छोड़ दें और गांव में रह के हम पढ़ नहीं सकते। तो लेकिन फर्क ये है कि जब मेरी जो माँ का टाइम था, उनको नहीं पता था कि उनके साथ गलत हुआ है, शी वाज फाइन। वैसा ही होता है, शादी हो गई, शादी कर दी, पढ़ाई लिखाई नहीं की और बच्चे हो गए, ये सब हो गया। लेकिन अब लड़कियों को पता है कि पढ़ना है हमें, ये बहुत बड़ी बात है। लड़कियां जो वहां पे हैं उन्होंने आके मुझे बोला कि हमारे पास पढ़ने की जगह नहीं है। मैं शॉक थी कि तुमको ये कैसे पता चल रहा है कि तुम डिप्राइव्ड हो, क्योंकि जब हम एक माहौल में रहते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम डिप्राइव्ड हैं। और फिर उसमें जो दूसरी बात है जो मुझे बहुत सरियल लगी कि लड़कियों को तो सर पे दुपट्टा दिया जाता है ओढ़ने के लिए, मुझे सहरा दिया गया पहनने के लिए। और जो गाँव के जो बड़े थे सबने मुझे खुद अपने हाथों से सहरा पहनाया सर पे। तो वो एक मोमेंट था, वो बहुत सरियल था कि आपने खुशी से चीजें बदली हैं। यही चीज अगर हम फोर्स करवाते तो उसमें मैंने एक और चीज समझी और पाई है कि लड़ना हमें चाहिए हमारे राइट्स के लिए, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनमें आप ऑटोमेटिकली खुशी से सारी चीजें करवा सकते हो। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं वहां जाके एक मोर्चा खोल दूं कि कोई घूंघट नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, या मैं वहां पे एक शिक्षा का मोर्चा खोल दूं जिसमें मैं ये करूं कि जो सारी औरतें हैं, जो सारे बच्चे हैं, जो सारा यूथ है, शिक्षा में है, बस सब शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, शिक्षा को जी रहे हैं, वही चाहते हैं, वही उनका सपना है। ये वाली जो सारी चीजें हैं ये खुद साइड में हो जाएंगी। जैसे ही बच्चियां जॉब में निकल जाती हैं या सक्षम हो जाती हैं तो ये सारी चीजें खुद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और हमारी सोसाइटी उस हिसाब से काफी अच्छी है, प्रोग्रेसिव भी अभी होती जा रही है, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे आते जा रहे हैं। और जो मैंने देखा गांव में जो एक्सेप्टेंस था, इसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। अभी आज से 5 या 6 साल पहले मैं गाँव गई थी, तो वहां पे कुछ एक छोटा सा इवेंट था, मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि इवेंट क्या था, कुछ मैराथन या कुछ एक इवेंट था। तो वहां पे मुझे भी पता नहीं क्यों उन्होंने माइक पकड़ा दिया बोलने के लिए, और अब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा और पूरा घुसा नहीं है, तो इमेच्योरिटी तो रहती है कि हम सब बदल देंगे, सब आज ही बदलना है हमको। तो दे दिया मैंने भाषण वहां पे। फिर वो प्रिपेयर्ड तो था नहीं, अब मैं वहां गई तो मैंने वहां देखा कि उसमें था कि सारे मेल्स बैठे थे साइड में ऊपर और सारी फीमेल्स नीचे बैठी थी और सब इक्वल, मतलब हस्बैंड वाइफ ही थे। तो उसमें फिर लेकिन मैंने उस बारे में नहीं, मैंने शिक्षा के बारे में बात की और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो काफ़ी उस टाइम थोड़ा सा ऐसे हो गया था माहौल की, और इतना कैसे बोल दिया। लेकिन अभी वो सेम बातें मैंने बोली जाके जो उस दिन बोली थी आज से 5 साल पहले, और वही बातें बहुत प्यार से सुनी जा रही थी। जो पंच जो सबसे बड़े होते हैं गाँव के, वो जो प्रॉपर वाइट आउटफिट्स में, वाइट बड़े बड़े, वो पंच पटेल मैं अकेली और वो सारे बैठे हैं मेरे साथ।
तो बातें हुई हैं हमारी, सुना है उन्होंने मुझे, जो मैं बोल रही थी वो सुन रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे समझ में आया कि क्या जो आपको ताकत मिली है हाथ में, तो कैसे इस्तेमाल करोगे आप उसका। अभी तो विचार यही है कि बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, बहुत ही पॉजिटिवली उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, गांव में अभी भी किस तरह का माहौल है उधर? जी, गांव में बदल रहा है माहौल, बदल रहा है। मतलब देखिए, एक तो मुझे एक चीज हमेशा जो बहुत पसंद भी है, हमारे तरफ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो भी कारण हो उसका। लेकिन बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले डिसाइड कर देते हैं कि पढ़ाई तो करनी है, आपको जो करना है करो, पढ़ाई आपको करनी है। तो पढ़ाई के साथ अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, एज समाज उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए कि हम थोड़ा सा रिस्क ले पाए हमारे फ्यूचर्स के साथ। तो शिक्षा को हमेशा एक माध्यम माना जाता है, तो ये लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ वो ये है कि माँ बाप अपनी बेटियों को भी बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये नया है लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि ये जो हमारे बड़े हैं, जो हमारी पिछली जनरेशन, उनके टाइम पे नहीं था। इनफैक्ट मेरी जो 5-6 साल पहले आप पीछे चले जाइए, तब भी ये ट्रेंड नहीं था। अभी अचानक से जब ये पता चला है कि नहीं, जो नौकरी लड़के को मिल रही है वही नौकरी लड़की को भी मिल सकती है, ये अभी अचानक से उनको पता चला है कि अरे नहीं, ये अगर इतना नाम हमारा हो रहा है तो इसमें भी हमारा नाम होगा। तो बेसिकली वो जो नाम होगा ना, वो चालू हो गया है अब कि हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। ये एक नई चीज है, नई सोच है और नई पहल है जो हो चुकी है अभी वहां पे। और क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग पढ़ा रहे हैं लड़कियों को? 2-3 कारण हैं उसके। पहला कारण तो ऑफ कोर्स जो हेल्प हमें मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके वजह से जो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है कि अब जब आपको दिया गया है, आपको संविधान के द्वारा एक प्रावधान दिया गया है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। और ये शिक्षा के तरफ जो हमारा झुकाव है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो अब यही है ना, वही जो मैं बोल रही थी कि बेटी भी हमारा नाम रोशन कर सकती है। तो उसकी वजह से जो भेद है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। अभी भी बहुत दूर की बात है, बहुत बहुत दूर की बात है, लेकिन जो एक छोटा तिनका जो दिखता है ना, वो दिख चुका है। शुरुआत हो चुकी है, पहल हो चुकी है। लेकिन जो चाहते हैं हम, वो तो बहुत दूर है अभी। लेकिन उसमें भी हम पाते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें अभी हैं, बहुत क्रिमिनलिटीज आ गई हैं, यूथ में क्रिमिनलिटी आ गई है, समाज में काफी हो चुका है। तो ये पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है रोल मॉडल्स। तो रोल मॉडल्स अभी जो जैसे 1-2-3 ऑफिसर्स, जो फीमेल ऑफिसर्स हैं, जो अच्छा काम करती हैं, आगे जाके जो सिलेक्ट हो जाती हैं, बच्चियां जो पढ़ने निकलती हैं और फिर कुछ कोई नौकरी लेके जब वो बताती हैं अपने माता पिता को, तो उनको लगता है कि अरे ये भी ठीक है, ये तो अच्छा। तो उनको वो समझ में आता है कि नहीं, लड़की सिर्फ पराया धन नहीं है। हमारी जो एक देखिए, लड़कियों को हमेशा इज्जत से बोला जाता है कि हमारी इज्जत है, हमारे घर की इज्जत है। अब वो किस तरीके की इज्जत है वो हमें पता है कि वो क्या इज्जत की बात करते हैं वो। लेकिन अब जो बात है कि लड़की हमारी इज्जत को बढ़ाएगी दूसरे तरीके से, प्रोफेशनली, एकेडमिकली, तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव दिखता है मुझे वो। इस बार जो एक और लड़की सेलेक्ट हुई है, तृप्ति कलंस करके, उनका किया था, तो वो तो ये मेंशन कर रही थी कि यार आपके राजस्थान में तो बहुत खतरनाक स्वागत करते हैं लोग, सिलेक्शन हो जाता है उनका। अरे सर, आप यूपी और बिहार इस तरफ देखिए, कुछ नहीं। जैसे वो भी अगर मैं चाहती, अगर मैं साफ साफ मना कर देती कि नहीं चढ़ना है मुझे इस पे, तो वो नहीं होता। लेकिन जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक वीडियो भी उसका डाल रखा है, तो उसमें आप देखेंगे तो एक म्यूजिक के लिए है, जो भी हमारे जो लोकगीत होते हैं वो, उसके अलावा जो काफिला जिसको बोलते हैं वो लोगों का है, गाड़ियों का नहीं है। उसमें गाड़ियां नहीं है 100-100। आप वहां उधर देखिए, दूसरे नॉर्दर्न साइड्स में देखिए, और भी कहीं देखिए, तो वो बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले निकलते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब देखिए, सबका अलग अलग सेलिब्रेट करने का तरीका है, जितना जिससे होता है उतना वो करते हैं। तो लेकिन हाँ, अब देखिए, जहाँ पे ग्रेविटी तो सबसे ज्यादा वही फील होगी ना जहां कमी थी। स्वागत तो सबसे ज्यादा वही होगा जहां आप सबसे पहले हो। अभी मुझे बताया गया कि मैं अपने पूरे उसमें पहली महिला नहीं, पहली कैंडिडेट हूँ IAS बनने वाली, जो हमारा गांव है, जो गांव का बड़ा वाला जो एरिया है,
तहसील में तो है और तहसील में है और, लेकिन जो उस ब्लॉक जो बोलते हैं उसको, उसमें आई एम द फर्स्ट पर्सन, हाँ उसमें आई एम द फर्स्ट पर्सन हु बिकेम एन IAS ऑफिसर। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कि लड़की हो लड़का हो, तो वो तो जहाँ पे आप सबसे पहले हो तो वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा पिछड़ापन है वहाँ स्वागत तो बड़ा होगा, वो तो जाहिर सी बात। उससे एक्चुअली अच्छी चीज ये है कि उससे बाकी लोगों को एक स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा से भी ज्यादा बड़ी बात है एक विश्वास मिलता है कि शी कैन आई कैन टू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर ये कर सकती है तो ये तो हमारे साथ है, हमारे साथ थी। जो जर्नी में और ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाकी जनता को नहीं पता है, यार एक UPSC एस्पिरेंट की जर्नी में क्या क्या किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक तो सिलेबस जो है वही सबसे बड़ा चैलेंज है तो उसको खत्म करना, और पढ़ाई करना मुश्किल चीज नहीं होती है, लेकिन मेहनत करना सीखना मुश्किल चीज होती है। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग से प्रोडिजीज होते हैं, स्टार्टिंग से बहुत अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, वो उन लोग के लिए ठीक होता है कि वो पढ़ने के शौकीन हैं, पढ़ने की आदत है उनको। मैं स्टूडियस, मेरे ट्रेजेक्टरी रही है कि एकदम बचपन में मैं पढ़ने में अच्छी थी, फिर अचानक से कि इंग्लिश हिंदी का गैप आ गया तो अचानक से 5th में फेल हो गई, फिर उसके बाद 10th तक फिर से अच्छी पढ़ने वाली बन गई, 11th 12th में टीनेज आ गई, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में टॉप किया अपने कॉलेज को, फिर उसके बाद 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया मेरा। तो वो उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहा। लेकिन देखिए, एक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो 4 अटेम्प्ट दिए हैं, जो पहले 2 थे और वो 2 प्लस पीछे के 2 साल जिनमें मैं देख रही थी, तैयारी कर रही थी, अटेम्प्ट्स नहीं थे पर सोच रही थी, वो सबसे ज्यादा मुश्किल थे। क्योंकि उसमें आपसे एक उम्मीद की जाती है, सब करते हैं, अरे तुम कर लो, तुम्हारा तो हो जाए। आपको नहीं पता है कि आप कितना, उनको नहीं पता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, उनको नहीं पता है कि आप किस काबिल हो, उनको नहीं पता है कुछ भी, तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हारा तो होना ही चाहिए। तो उससे जैसे पहले जो 2 साल होते हैं, इतना प्रेशर आया मुझे, इतना प्रेशर आया, वो प्रेशर आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। खुद की पढ़ाई का प्रेशर अलग, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर अलग, और ये एक्सपेक्टेशन नेगेटिव भी नहीं है, आप मना कैसे करोगे? वो सब प्यार में बोल रहे हैं लोग, आपको, आपकी केयर करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं। लेकिन फिर वो एक पॉइंट पे फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है कि यार कैसे आप बोल दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने किसी रिलेटिव से बात कर रही हूँ, अरे तुम्हारा तो हो जाएगा, अरे तुम्हारा तो होगा, आपने पिछले साल भी यही चीज बोली थी, नहीं हुआ ना, तो उसमें आप ये बोलते हो कि अरे मत बोलो। मैं हमेशा सबको यही बोलती थी कि आप ये बोलो कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा हो, बस कुछ मत बोलो उसके अलावा। मैं हमेशा ये बोलती थी, आप ये मत बोलो तुम्हारा हो जाए। आपको कैसे पता मेरा हो जाएगा? किसी को नहीं पता, मुझे UPSC को खुद को नहीं पता, भगवान को नहीं पता, कैसे हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा हो जाएगा? बहुत बहुत मुझे ऐसे परेशान करती है वो बात, अरे तुम्हारा तो हो जाएगा। एक तो ये चीज है। दूसरी, फिर देखिए स्ट्रेस जो आता है, वो जो बातें बाहर से सुनते हैं और जो आता है, वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि 4 प्री लिखे हैं मैंने, 4 प्री दी है मैंने। मैं एक भी प्री के रात को सोई नहीं हूँ, आंख बंद भी नहीं हो पाई है मेरी, और अगर हाथ उठाओ तो वो हाथ ऐसे ही रहता था। 4थे अटेम्प्ट तक, 4थे तक मैं समझ गई थी नहीं आएगी बेटा तुझे नींद, तो चुपचाप से आंख बंद कर ले, बस मत सो, लेकिन उसके लिए परेशान मत हो। जो दूसरा अटेम्प्ट था, मुझे याद है मैं कांप रही थी रात को, मैंने गूगल किया हाउ टू स्लीप इन 10 मिनट्स। मैं क्या उस समय बोला जाता है कि आप 9 बजे सो जाओ, सो गए 9 बजे, ठीक है। 10 बजे तक तो आपका दिमाग इतनी तेज भाग रहा है कि ये ठीक है, मतलब आज से लेकर, कल से लेकर अगले 20 साल की प्लानिंग हो गई है दिमाग में, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। 10 बज गए हैं, ठीक है, अब शांत हो जा 1 2 3 100 तक काउंट किया मैंने, फिर बज गए 12, फिर वापस गूगल किया कि हाउ टू स्लीप इन 10 मिनट्स। फिर जो उसने बोला कि आप प्रॉपर एक रिदमिक ब्रीदिंग करो, वो की, और दिमाग खराब हो गया उस ब्रीदिंग से, भाई इससे तो नींद और जा रही है मेरी। फिर उसके बाद ऐसे करते करते 1-2 बज गए, फिर 4 बज गए धीरे धीरे। अब उसमें फिर आपको डर लगना स्टार्ट होता है कि पेपर में, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो भले आपको नींद नहीं आए, आपका दिमाग पूरी कैपेसिटी में काम नहीं करता। तो मैं नहीं कर पाई तो पेपर सॉल्व, मैं नहीं कर पाई तो 4थे में नींद नहीं आई मुझे, लेकिन तू पड़ी रह, चुपचाप से पड़ी रह, कुछ नहीं होता, नहीं आएगी तुझे नींद, कोशिश भी मत कर, कोई बात नहीं। दूसरी चीज ये, दूसरी प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस अपने आप को अलग अलग तरीके से दिखाता है अलग अलग लोगों के बॉडी में। तो मेरा तो सबको यही कहना है कि आप अपने बॉडी का स्ट्रेस मैनेज करना सीखो। मैं अभी तक नहीं सीख पाई हूँ।
आज भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज भी मुझे कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है और परसों मेरा कुछ स्ट्रेसफुल काम है, तो आज कल मेरी आंख इतनी बड़ी हो जाएगी। तो वो एक्चुअली वो स्ट्रेस का था। स्ट्रेस अलग अलग तरीके से बॉडी पे आता है। मेंस के 2 महीने पहले मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ गया मुझे, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से मेरी ये दोनों जो आंखें हैं वो स्वेल हो जाती थी। हर साल की बात है। तो चौथे साल में तो मैंने उसको, वो बोलते ना अच्छा शगुन बुरा शगुन, अरे आंख फूल गई अच्छा शगुन है, अब अच्छा ही होगा तेरे साथ। फिर उसको दो दिन दिए जाते थे तो वो ठीक हो जाती थी। लेकिन जब वो सबसे पहली दूसरी बार हुई थी तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ गया था। तो दोनों आंखों में ऑपरेशन, तो 1-2 दिन उसमें पूरे आपके, और 2 दिन नहीं ज्यादा ही चले जाते, क्योंकि अंदर और बाहर से ऑपरेशन होता है, उसको निकालना पड़ता है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो स्ट्रेस हेल्थ पे भी आप मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। खा नहीं पाते हैं आप, अपना न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आपको कमजोरी आ जाती है, फिर मेंटल बैलेंस नहीं रह पाता है। तो अब इसमें मैं लकी इसीलिए थी क्योंकि मैंने घर पे रह के तैयारी की। तो न्यूट्रिशन का जो ध्यान होता है, और फिर उसके बाद जो एक मॉरल सपोर्ट होता है जो आपको चाहिए होता है। मॉरल सपोर्ट क्या चाहिए इस टाइम? मॉरल सपोर्ट ये चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, अरे नहीं होगा तो कुछ क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे जो भाई हैं वो तो जैसे मेरे 3 भाई हैं, तो उन्होंने वेरी प्राउड ऑफ मी। और स्टार्टिंग से ऐसा मैंने बोल दिया, पत्थर की लकीर है, हमारा सिबलिंग रिलेशनशिप है वो अलग है थोड़ा सा। तो मेरी थोड़ी सी उनके ऊपर फ्रेंड कम पेरेंटल फिगर हूँ मैं उनके लिए, तो काफी पहले से उनको थोड़ा सा संभाल लिया था मैंने। आप सबसे बड़े हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। okay. तो उसमें उनको पढ़ाया ये सब। तो जो बोलते ना, जैसे ये जो खेलना कूदना बेसिक संस्कार वो माता पिता की देन है, बाकी जो नए टाइप के जो संस्कार होते हैं वो मैंने दिए हैं, कि कैसे तुमको बोलना, कैसे क्या करना, ये सब करना, तो वो मानते हैं। तो उसमें ये उनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि निकलोगे बनोगे, कोई बात नहीं, बनो तो बनो, नहीं तो नहीं बनो। लास्ट में भी मैं हमेशा अपने भाई को बोलती रही, तुझे क्या लगता है क्या होगा? अरे जो होगा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नहीं लगता, फेल भी हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बोलने वाले लोग चाहिए। तो और मेरे पापा जो घर में जो बड़े भी थे, बहुत ही प्यारी सी बात है, मेरा जो 3rd अटेम्प्ट था उसमें मेरा मेंस छूट गया था। मेरा फर्स्ट मेंस था जो छूट गया था, उसमें 8 नंबर से छूट गया था। पापा ने मेरी मार्कशीट भेजी, वही फेलियर वाली, उसमें नीचे लिखा प्राउड ऑफ यू वाली क्या बात है उसमें लिखे कि इतना ही तो दूर हो तुम, इतने पास हो तुम। तो और फिर उसमें भी एट द एंड ऑफ द डे इतना भरोसा था कि ये नहीं तो कुछ और, कुछ और नहीं तो कुछ और, कुछ नहीं तो कुछ। ये था, ऐसे नहीं था कि यही है तुम्हारे लिए, जिंदगी ही यही है तुम्हारे लिए। मेहनत पूरी की, मेरे लिए कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन मुझे हमेशा ये बताया जाता था कि योर लाइफ वुड नॉट एंड। और फिर ये भी बोलते थे कि ये बन के भी तुम बहुत ज्यादा उछलना स्टार्ट मत कर देना, अभी तो तुम्हारी असली परीक्षा स्टार्ट होगी। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन सब बहुत खुश थे, लेकिन लास्ट में पापा ने मुझे बोल दिया था कि अभी तो तुम बैठ के कर रहे थे, अभी तो तुम रूम में बंद होके कर रहे थे, अभी तो सब था तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास अपने नहीं होंगे, तुम्हारे पास काम का प्रेशर होगा, तुमको दुनिया संभालनी पड़ेगी। अभी दुनिया से इंटरेक्शन जीरो था मेरा, जीरो इंटरेक्शन। हम बहुत ही सेक्लूडेड एरिया में रहते हैं, तो आप गेस्ट वगैरह भी भूल जाइए, कोई गेस्ट वगैरह आना जाना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शहर से 16-17 किलोमीटर दूर 40-50 मिनट तो वैसे भी कोई नहीं आता है। तो वैसे में तो उसमें बिजली वगैरह की प्रॉब्लम्स होते रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें भी आपको एक सेक्लूजन हमेशा मिलता है, आप दुनिया से एकदम कटे हुए रहते हो। तो सपोर्ट तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है। जैसे जो बच्चे अकेले रह के तैयारी करते हैं तो वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो कैसे अपने फेलियर्स को समझते हैं, क्योंकि परिवार के साथ रहने से, और हमारे परिवार में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। फेलियर से जो डील करने का तरीका है वो एकदम अजीब सा ही है, मतलब नेवर से डाई एटीट्यूड है। फेलियर में दुखी होने का काम नहीं है, क्यों हुए बस ये है, पता चल गया क्यों हुए, आगे बढ़ो। जैसे और फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फेलियर तो इंट्रोस्पेक्शन का विंडो है। आप फेल नहीं होगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने बेहतर हो सकते हो, आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितना अच्छा कर सकते हो। तो उसमें फेलियर को दिल से लगाना, ये सब, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं जो कह रही थी कि अगर आप फेल हो गए और आपको नहीं पता आप क्यों फेल हुए हो, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप फेल हुए और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने ये नहीं किया इसलिए आप फेल हो गए,
ये 1-2 पॉइंट्स है जो आपने नहीं किया, आप इसलिए फेल हो गए, तो आप आधी जीत तो वैसे ही जीत चुके हो, आधी जीत तो आपकी हो गई है, क्योंकि आपको पता है। तो मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में तीनों में यही था। पहले में मुझे पता था मैं क्यों पास नहीं हुई या क्यों फेल हुई हूँ। और फेल, यार बोलो फेल हुए हैं, जैसे पापा हमेशा बोलते हैं फेल थोड़ी, अरे फेल ही होता है, फेल ही होता है, कोई बात नहीं। पहले अटेम्प्ट में फेल होना मुझे पता था मैं क्यों फेल हुई हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट में 1 मार्क्स से मेरा प्री छूटा था। तो इसमें ये था कि मुझे पता चल गया था कि करना कैसे है, कि वो एक कोड होता है जो आप क्रैक कर लेते हो, कि ये तरीका है जो मुझे मिल गया है, अब इससे मैं पास हो जाऊंगी। तो सेकेंड अटेम्प्ट में उसमें मुझे भरोसा आ गया था कि नो, व्हाट यू डूइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसी को करती जाओ और देर तक कर और मेहनत कर इसमें। थर्ड में गॉट द रिजल्ट। मेंस में मेरे आंसर्स छूट गए, हर पेपर में आंसर छूट गए, लेकिन एक आंसर छूटने के बाद भी मेरा मेंस 8 मार्क्स से छूटे। उसमें लगा कि यार आंसर्स में क्वालिटी होगी फिर, अगर आपका वो छूटा, अब छूटने के बाद आपको ठीक ठाक मार्क्स मिले, क्योंकि कुछ पेपर्स में मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिल गए थे सरप्राइजिंगली। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि यार आप तो पास में ही हो। तो मुझे पता था कि मैं क्यों फेल हुई हूँ। अब उसमें अगर मैं ये सोच के बैठ जाती कि यार समझ नहीं आया, मैं तो पेपर बहुत अच्छे करके आई थी, क्या हो गया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरी स्पीड कम थी, स्पीड कम नहीं थी मेरी, हमने लिख के देखा स्पीड तो मेरी बहुत अच्छी है, सोचने की स्पीड, उस टाइम पे सोचना और फिर आपको देखना कि क्या करना है, क्योंकि आपको हर इंट्रोडक्शन बनाना है ना उसमें। तो इंट्रोडक्शन आपको बनाना है तो 20 क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन बनाना है, तो बनाने में, सोचने में आपको टाइम लग जाता है। तो बेसिकली बात ये है कि प्रॉब्लम तब होती है जब हमें ये पता नहीं होता कि गलती हमने क्या की, क्या कमी रह गई। अगर आपको पता चल गया कि क्या कमी रह गई तो आप कर लोगे, ठीक। तो इसीलिए कमी पता होना बहुत जरूरी है, अपने में कमी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है जो आते हैं, तो यही सब चैलेंजेस आते हैं एस्पिरेंट्स की लाइफ में जो बाकियों को नहीं पता होता है, कि अब बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत आप, एक तो होती है ख्याली पुलाव की दुनिया, फिर एक होती है उन ख्याली पुलाव में जब प्रेशर भी मिल जाता है, एक्सपेक्टेशंस भी मिल जाती हैं, और फिर तो ये तो इनको मिला के एक जहरीली खिचड़ी बन जाती है। मल्टीपल टाइम जब आपका नहीं हो रहा, मल्टीपल, फिर फेलियर का, अगले फेलियर का डर, फिर एज जो फैक्टर होता है कि एज बढ़ रही है हमारी, और इसमें फिर अगर आप, और मुझे लगता है इसमें लड़कियों का और लड़कों का दोनों का ही बड़ी ही मुश्किल सी बात है। लड़कियों का तो ये रहता है कि शादी करनी पड़ेगी, तो शादी करनी पड़ेगी, अब तो 25 के हो गए, 25 के ऊपर हो गए, अब तो और नहीं बैठ सकते, नहीं तो शादी नहीं होगी तुम्हारी। मैं तो ये मानती हूँ कि लड़कों के लिए तो बेचारों के लिए और ज्यादा मुश्किल है, अरे ये इतना बड़ा हो गया, कौन शादी करेगा इससे, उस टाइप का हो जाता है वो। तो उसमें तो फिर मुझे तो लगता है कि सबको छोड़ छाड़ के आपको, आपके मन में तो यही रहना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश आप करते रहो, जब तक आपको ठीक लगता है तब तक आप कोशिश करो। और उसमें जो मेरा जो तरीका था उसमें ये था कि मैं एसएससी भी, मैं बहुत सारे एग्जाम्स देती थी, तो मेरा यूपीएससी का सीएपीएफ भी हो गया था। तो उसमें एक्चुअली सीएपीएफ का मेरा जो इंटरव्यू कॉल जिसको बोलते हैं, उससे पहले वो होता है, फिजिकल होता है, तो वो कॉल हो गया था मेरा, मेंस और प्रीलिम्स दोनों निकल गया था मेरा। वो भी यूपीएससी का सीएपीएफ होता है, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं उससे। तो उसमें मेरा जो फिजिकल था, तो उसकी भी मैंने काफ़ी तैयारी की फिजिकल की, लेकिन उसको मुझे 100 मीटर 18 सेकेंड में करना था, 19 से नीचे आ ही नहीं रहा था। एक तो ये, और फिर जाने की जब डेट थी तो उसी से पहले मेरा रिजल्ट आ गया, इसका जो मेंस का रिजल्ट आ गया अभी रिसेंट वाला, और इसमें इंटरव्यू कॉल हो गया। अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो उसको छोड़ दिया, फिर उसमें मैं गई नहीं। वैसे भी मैंने सोचा वैसे भी 1 सेकंड से हो नहीं रहा, और गोरखपुर सेंटर था मेरा, तो वहाँ जाएंगे कौन, फिर ऐसे करके। और इसके अलावा भी एसएससी का जॉब मेरे पास हमेशा होता था, मैं हमेशा ये एग्जाम्स देती थी। प्लान भी नहीं था, ये मेरे सेफ्टी कुशन्स थे, क्योंकि आप किसी भी परिवार से आते हो, कोई भी हो, क्योंकि आप कोई भी हो, कितने भी ऊंचे परिवार के हो, लड़की की शादी तो होगी, और उसकी मर्जी के बिना होगी, जब वो खुद नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं उससे पूछा जाएगा उतना, और कैसे पूछ सकते हो आप? अपने समाज में तो नहीं पूछा जाता है अभी उतना ज्यादा, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। लेकिन वो सीधी सी बात है कि ये माना जाता है कि अगर आप सक्षम नहीं हो, जैसे अगर मैं सक्षम होके कुछ, मैं संभाल लूंगी अपने आप को, एक सक्षम इंसान खुद को संभाल सकता है, लेकिन जब आप सक्षम नहीं होते तो आप डिपेंडेंट होते हो किसी पे। तो माता पिता कोशिश करते हैं कि हम इसको ऐसी ही जगह भेजें जहाँ पे इसको किसी भी चीज का प्रॉब्लम ना हो। नहीं, कभी कभी फैमिली तो ऑब्वियसली उनका इंटेंशन हमेशा सही होता है, अरे हमेशा सही होता है, हाँ, बट ऐसा होता है कि कभी कभी उनके डिसीजन हमसे अलाइंड हो रहे हो, ये जरूरी नहीं है। अभी तक तो जैसे देखा गया है, जैसे एक और चीज है, मैंने बहुत कम देखा है,
बेटियों को घर में अपने मम्मियों के साथ तो बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, लेकिन जो मेल फिगर्स है घर में उनके साथ हंसते खेलते हुए, जैसे जब मैं हंसती हूँ अपने पापा चाचा के साथ बैठ के जो मेरी बातें होती है वो एक बार अगर स्टार्ट हो गई तो वो खत्म ही नहीं होती है, खत्म ही नहीं होती है। जब एग्जाम भी थी तब भी ऐसे कंट्रोल करना पड़ता था कि नहीं बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है, पापा खुद बात करेंगे। ही लव्स टू टॉक टू मी, दे लव टू टॉक टू मी, कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं हमारे, सब होता है उसमें, अच्छी बातें, काम की बातें, फालतू बातें, बकवास बातें, सब होती है उसमें। तो उसमें वो कि 1 घंटा बात हो गई, पढ़ाई नहीं कर रही है तू, जा, टाइम वेस्ट कर दिया तूने। मैं बोली आपने करवाया टाइम वेस्ट मेरा। तो ऐसे करके तो अभी तो बात ये है कि जब बेटी हंस रही है तो एक घर का कोना कोना गूंज रहा है, मैं राक्षस की तरह हंसती हूँ तो उसमें वो जो माहौल मिला है मुझे, बहुत ही अलग माहौल है वो। तो अभी तक तो जो हमारे डिसीजंस होते हैं मेरे और हमारे घर में, अभी तक तो मिलते हैं, सब मिलते हैं। और देखा गया, और एक और चीज है हमारे घर में कि डिसीजन इज नेवर राइट और रॉन्ग, यू हैव टू मेक इट राइट। पापा जो भी बोल देते हैं, जैसे आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी कि तुमने क्यों किया, तो मैं उसका कोई भी आपको कारण बताऊंगी कि इसलिए किया। पहला कारण अगर मैं बोलूं ना बोलूं, पहला कारण यही होगा पापा ने बोला इसीलिए किया मैंने। तो अब उसके लिए कारण ढूंढने के लिए मैं अपने अपने कारण बनाती हूँ, लेकिन पापा जो बोलते हैं हम उस पर भरोसा करते हैं कि वो सही है और फिर उसको ठीक प्रूव कर देते हैं। जैसे इनिशियली मुझे काफी था कि मैं लॉयर बनना चाहती थी, जब मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा रह गया ना सोचने का। ग्रेजुएशन हो गई 18 में, 19-20 अब लॉयर बनना है मुझे। टाइम था मेरे पास कि लोगों से पहले क्लैट हो जाएगी मेरी और सब कुछ हो जाएगा, मैं अच्छे से करूंगी ये सब। उसमें पापा ने समझाया कि मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस थे मेरे पास दोनों। इवेंचुअली फिर मैंने यही चूज किया, क्योंकि पॉजिटिव पुश आपको जिधर मिलता है कि इधर मेरे पास इतना सारा गाइडेंस है, इधर मेरे पास एक तरीका है, तो वो फिर उसी में गई मैं। आपके पापा और चाचा दोनों IRS है। मैं आपसे ऑब्वियसली आपकी सफलता या मेहनत को नहीं छीन रहा, बट आपको लगता है कि आप प्रिविलेज हो एक तरह से? देखिए, तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पेरेंट्स अच्छे जॉब में होते हैं और बेसिक वेल टू डू होते हैं तो प्रिविलेज तो ऑब्वियसली होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रिविलेज मैं इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि ये सिविल सर्वेंट्स हैं, प्रिविलेज मैं इसीलिए हूँ क्योंकि ये जो इंसान हैं ये मेरे पिता हैं। बहुत सारे हैं सिविल सर्वेंट्स, सबके बच्चे नहीं कर पाते हैं, सबके बच्चे नहीं होते हैं, किसी के बच्चे कुछ कर रहे हैं, किसी के बच्चे तो जेल में भी हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। फर्क सिविल सर्विस से नहीं है, फर्क है, जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि थका हारा आया है आदमी घर पे, वो चाहेगा कि वो टीवी देखे, बैठ के बात करे, आराम से खाना खाए, सो जाए। जो मेरे पिताजी हैं, किया आपने दिन भर आपने काम किया अपना, उसके बाद आप घर आ रहे हो उतने ही जोश के साथ, मतलब हम डरते थे अब पापा आ गए अब क्या होगा, क्योंकि हमको टास्क दिए जाते थे तुम ये ऐसे। तो डाइनिंग टेबल पे बेसिकली हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी, खिंचाई होती थी कि पूछते थे कि तुमने क्या किया, और फिर तुमने क्या किया में वो एक आंसर में खत्म नहीं होता था, उसका हाँ तो बताओ ये क्या होता है। आता सब है, एक तो इनको प्रॉब्लम ये है कि सब आता है, अभी भी मुझसे ज्यादा आता है। अभी भी मैं उनको बोल दूं कि अभी मैंने आज संगम लिटरेचर पढ़ा तो इनको सब आता है, उसमें भी मैं कितना पढ़ूं तो उनके जितना है, क्योंकि हिस्ट्री तो अलग ही टाइप से उन्होंने पढ़ रखा है, माइस्ट्रो है हिस्ट्री के वो। तो उसमें तो जो डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन होती थी वो हमारा बेसिकली एक रिविजन टाइप का होता था। उसके बाद फिर एक क्लास होती थी जिसमें एक बोर्ड में प्रॉपर खड़े होके पापा पढ़ाते थे अच्छे से, चाहे कुछ भी हो। 9 से ही स्टार्ट था वो, UPSC तो था भी नहीं पिक्चर में। मैथ्स मेरे पापा ने मुझे सिखाया, मैथ्स में एकदम डब्बा गुल थी मैं। मुझे एक होता है ना, मैथ्स में बच्चों को बोला जाता है कि बंद कर रखा है तुमने अपना दिमाग, बंद कर रखा है। वो दिमाग की चाबी खुलते हुए फील किया है मैंने, वो बहुत बड़ी बात है, वो फील किया है मैंने, नहीं तो बैरियर रह जाता हमेशा। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती थी मैथ्स, 9 तक एकदम नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी मैथ्स, बिल्कुल वो डब्बा गुली मान लीजिए आप। तो पापा बोर्ड लेकर आए, व्हाइट बोर्ड की, नहीं समझाते हैं, तो उसमें हमने एक क्वाड्रिलेटरल और ये जो चैप्टर्स होते हैं शेप्स, इनसे हमने स्टार्ट किया ये प्रूव करना वगैरह। वो समझ में आता चला गया। तो जब एक चीज समझ में आई तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स। धीरे धीरे करके वो समझ में 10 तक एक अच्छा कमांड आ गया था मेरा। और फिर उसके बाद SSC, तो उसकी वजह से CSAT में बहुत आसानी हो जाती है। फिर उसके अलावा
जब आप एक बहुत हम्बल अबोर्ड से आते हैं ना, तो बहुत बैगेज भी होता है आपका। मेरे पैदा होने के भी काफी साल बाद पापा चाचा दोनों सक्सेसफुल हुए हैं, तो स्टार्टिंग के साल तो हमारे गांव में निकले हैं, तो उसमें जो आपकी शुरुआती शिक्षा होती है, ये सब होता है, ये उतना एट पार नहीं होता है। और उसके अलावा पूरे इतने बड़े परिवार में, डाउन ट्रॉडन नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखिए समाज तो है, पिछड़ापन तो है समाज में, तो उसमें जब एक आदमी निकल जाता है तो वो या तो वो अपना कर ले अलग से, अपना अलग से प्रोस्पेरिटी मेंटेन कर ले, या वो लेके चले सबको, क्योंकि पहले बहुत सारे भाई बहन बच्चे वगैरह सब, तो या तो आप सबको साथ में लेके चलो, बिकॉज यू हैव गॉटन देयर, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको दूसरों तक पहुंचाएं, हम जो हमें मिला है वो हम सबको दें। तो पापा ने एक चीज हमेशा मेंटेन की है कि वो एक प्रिविलेज मानते हैं कि उनको पढ़ाई का मौका मिला, तो जिसको भी पढ़ाई का मौका नहीं मिला वो ही मेक श्योर कि उसको पढ़ाई का मौका मिले। तो एक समय था पापा IRS थे और एक छोटा सा घर होता है, छोटे से घर में 30 लोग रहते थे, तो 25 पीपल, इतना मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन वो बच्चों की डेंसिटी उसमें ज्यादा होती थी। तो जब भी जैसे मान लो हम शॉपिंग, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग जा रहे हैं, तो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि वहां वाले ने हमसे नहीं पूछा कि आप हॉस्टल चलाते हैं। हमारा तो घर था, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी चीज की कमी हो रही है। इतना प्यारा माहौल होता था हमेशा, स्ट्रिक्टनेस प्लस प्लेफुल, सब हम मिलके भाई बहन सारे रहते थे, कजिन्स और सारे। तो उसमें सबकी एजुकेशन, सबका जॉब इंश्योर कराना कि सबको आप उस लायक बना के आप एक पड़ाव तक पहुंचा दो। जरूरी नहीं है पड़ाव बहुत ऊंचा हो, ये बस आप एक पड़ाव पे उनको पहुंचा दो, तो जिम्मेदारियां हमेशा साथ में आपके चलती हैं। तो वो वाली बात होती है ना, एब्सोल्यूट प्रिविलेज की राजा के तरह, तो वो अभी तक नहीं आ पाई है हमारे फैमिली में। अभी भी बहुत ऐसे हम्बल अबोर्ड है, और उसमें तो अब मेरे उससे तो अब जैसे मेरे पास बैगेज नहीं है, ये बात ही है अभी। हाँ, मतलब मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे पेरेंट्स आपके सिविल सर्विसेज में या सिविल सर्विसेज में नहीं भी होते, किसी और सर्विस में होते, तो उससे क्या क्या चीजें आसान हो जाती है एक एस्पिरेंट के लिए? देखिए, आसान सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि उनको पता है कि कितने की जरूरत है। एक नॉर्मल फैमिली में जब एक बच्चा तैयार कर रहा है, मैंने देखा है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं, जो नॉन UPSC पेरेंट्स होते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कितनी मेहनत की जरूरत है। वो खुद करके आए हैं इतनी, तो उनको पता है कि मन मार के पढ़ना पड़ता है, बहुत गंदे तरीके से पढ़ना पड़ता है, कमरे में बंद करके अपने आप को 17-18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो वो इस तरीके का माहौल हमें दे पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज हो जाती है, माहौल। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग, वही वो सेम चीज होगी, रिक्वायरमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है। तो एक तो परिवार की तरफ से आपको टाइम देना कि या तो आप बाहर जाके पढ़ो, क्योंकि कोई भी, सब प्यार करते हैं अपने बच्चों को, सब बैठ के बात करना चाहते हैं, सब साथ में खाना खाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, गेस्ट आएंगे तो उनसे मिलाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने किसी से सुना कि कोई भी गेस्ट आएगा और फिर बोलेंगे कि, फिर अगर एस्पिरेंट ने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे पढ़ना है, अरे अभी तो तुम बने नहीं हो, अभी से इतने तेवर हो गए हैं तुम्हारे। ये मेरे घर में कभी नहीं था। मेरे घर में जो ड्राइंग रूम था उसी को गेस्ट रूम बना दिया था, पर जो इंटीरियर डिजाइनिंग ये सब होती है, जीरो हमारे घर में है ही नहीं। तुमको मैप लगाना, मैप लगाओ यहाँ पे, तुमको ये करना है, ये करो। हमारी जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर मैप लगा हुआ है, एक तरफ चेस बोर्ड लगा हुआ है और एक तरफ मैप लगा हुआ है। ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है जर्नी की, ये उनको पता होता है क्योंकि वो गुजरे हैं उस मंजर से पहले। और जो सैक्रिफाइस जो लगते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो भी वो समझ पाते हैं, फेलियर को भी वो समझ पाते हैं, और फिर वो ये भी समझ पाते हैं कि यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ कर लेंगे। और ये भी अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है, क्योंकि बाहर से जब आप देखते हो तो एक हवा है बहुत बड़ा कि अरे नहीं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि काम भी तो उतना है जितना नाम है। नाम तो आज होगा कल नहीं होगा, क्योंकि आज सब लोग अवेयर हैं कि यूपीएससी समथिंग। एक समय था यूपीएससी को कोई जानता भी नहीं था, अनोनिमिटी थी। आगे आने वाले समय में फिर अनोनिमिटी होगी, मुझे पता है। वो तो एक वो चलता रहता है, कर्व चलता रहता है कि एक टाइम पे बहुत स्पाइक मिल जाएगा, पॉपुलर होने लगेंगे लोग, कैंडिडेट्स, और ये एक टाइम पे एकदम थम जाएगा, कुछ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़ता जाएगा ना, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन के असर और सीधे दिखने लगेंगे, टेक्निकलिटीज और बढ़ती जाएंगी, और जो साइंस एंड टेक के तरफ भी हमारा झुकाव और बढ़ता जाएगा, तो इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये चीज
जो हैं खुद वो समझते हैं कि मैंने कितना पेन देखा है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस, जो भी रीजंस रहे हो, तो उनको समझ में आता है कि नहीं तो यू कैन डू समथिंग रियली नाइस। तो उनको ऐसा नहीं है कि यार यही करना है, नहीं तो और कुछ नहीं करना है। जैसे अगर कोई बाहर का आदमी हो तो उसको लगेगा नहीं यही है बेस्ट, क्योंकि उन्होंने एक बार देखा है उनको ऑफिस में, अच्छा खासा बड़ा ऑफिस था, देख लिया एक बार, बस उतना ही देखा है उन्होंने। या फिर एक गाड़ी में चलते हुए देख लिया होगा, वो गाड़ी में उसको इतना भी समय मिला कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसको इतना भी समय मिला कि इतने सारे फोन में वो अपनी माँ को फोन कर पाया कि नहीं कर पाया, ये नहीं पता होता। तो ये उनको पता होता है, तो समझते भी हैं। फिर वैसे आपकी फैमिली में क्रिकेट का बड़ा माहौल है? अरे हमारे घर में 2 ही पैशंस हैं, एक पढ़ाई और एक क्रिकेट फिटनेस। बेसिकली फिटनेस तो मेरे पापा को क्रिकेट का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, और जो मेरे भाई हैं तीनों, वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो क्रिकेट को प्रोफेशनली भी परस्यू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसके साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। लेकिन जो ये क्रिकेट का कीड़ा है ये तो है, और एक बचपन से है। मतलब पापा बताते हैं कि मेरे बाबा, मैं दादाजी को बाबा बोलती हूँ, कि बहुत मार खाई है क्रिकेट के लिए, मार खाई, और अब खुले में खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं। तो उसके लिए मैंने भी कि ये लोग तो क्रिकेट को भी कि नहीं बच्चों की, मतलब नेहा की पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो क्रिकेट खेलना बंद। मैंने बोला खेलो क्रिकेट, नहीं तो आप मुझे ही परेशान कर दोगे, मुझे पढ़ने दो पहले। क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने जो फायदे पूछे ना, उसके नुकसान भी हैं। क्योंकि जो नॉन यूपीएससी पेरेंट्स हैं वो दूर से समझते हैं और फिर वो साइड हो जाते हैं कि चलो करने देते हैं। जो हैं वो समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझते हैं, ऑफ कोर्स वो समझते भी हैं, लेकिन वो हर चीज में फिर they'll try to be a part of everything, सब चीज। तो उसमें फिर आपका थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है कि अरे यार इधर से प्रेशर, मुझे इस तरीके से करना है, पापा इस तरीके से करने को बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसे ही होगा। तो उससे भी काफी प्रॉब्लम्स है। आप खेलो, आप अच्छे से खेलो। एंड आई बीन वेरी इंटरेस्टेड। मैंने जैसे अपने भाई को प्रैक्टिस करते हुए काफी देखा है, तो फिर जो ये टूर्नामेंट जो भी होते हैं उनमें भी मैं फाइनल मैचेस मैंने काफी देखे हैं, चीयर किया है। क्रिकेट की समझ नॉलेज है मुझ में, देख सकती हूँ मैं, अप्रिशिएट कर सकती हूँ शॉट्स एंड ऑल ऑफ दैट, अच्छा खेल रहा है कौन बुरा खेल रहा है, बॉलिंग किस किस तरीके से होती है, तो आई नो ऑल ऑफ दैट। तो उसमें इंटरेस्ट तो है ही ऑब्वियसली। और एक्चुअली मेरा सीधा इंटरेस्ट होने के बजाय जो पैशन दिखता है ना इन लोगों का, जो फीलिंग दिखती है एक्साइटमेंट की, वो हमें भी बहुत एक्साइट करती है कि ओ समथिंग विच मेक्स देम हैप्पी। क्योंकि जैसे घरों में क्या होता है, लोग घूमने जाते हैं, लोग मूवीज देखते हैं, जो भी काफी पार्टीज करते हैं, तो पार्टी कल्चर तो है ही नहीं हमारे इधर बिल्कुल भी। सो कंप्लीटली बैंड है पार्टी कल्चर तो। और उसके अलावा जो एक ही चीज से डिराइव करते हैं, जो एड्रेनलिन रश है ना, वो एक ही चीज से आता है। तो ये लोग वो खेलते हैं। और सारे स्पोर्ट्स ले लीजिए, अभी मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं भी बैडमिंटन खेल रही हूँ, टेनिस में सीख रही हूँ। उसके अलावा फिर रनिंग तो हमारे घर में है ही, कंपल्सरी है, वो चॉइस नहीं है आपके पास, यू कैन चूज। मतलब मुझे आई हेट रनिंग, मतलब आई लव रनिंग, लेकिन वो लव हेट रिलेशनशिप है मेरा रनिंग के साथ। कभी अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी जब बहुत फोर्स्ड हो जाती है तो खराब लगती है, लेकिन दैट्स वन थिंग दैट आई एम डूइंग, आई हैव बीन डूइंग। तो स्टार्टिंग में जब था तो वो ये था, मतलब मैं यहाँ हूँ तो एक धक्का पापा मारेंगे तो वहां जाके देख चल वैसे करके दौड़ाया गया है मुझे प्रॉपर्ली। तो फिटनेस का तो एक कीड़ा है मेरे घर में। उसमें मैं जो आपको बता रही थी कि जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, उसमें आदित्य है उसका नाम। तो अब देखिए, ये जो फिटनेस का कल्चर है एकदम स्टार्टिंग से हमारे घर में, इतने से थे ये लोग। वो छोटा सा बच्चा, वो उसको 10-10, 12-12, 20-20 किलोमीटर पापा साथ में ले जाते थे। मुंह से झाग निकल रहे हैं, मरने को तैयार है लेकिन दौड़ रहे हैं। तो मतलब लाजिमी है कि ये बच्चे स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा होंगे। जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं उस उम्र में चिनअप्स कर रहे हैं, तो ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी आपकी और ये सब भी होगा। तो एंड ही गॉड फॉरबिड ही हैज अ वेरी गुड ग्रोथ। तो अभी 13, और जब ये बात थी तब तो वो 12.5 साल का था। तो उसमें क्या हुआ उसके साथ, तो गुड ग्रोन अप गाय, एब्स, मसल्स, एवरीथिंग, मतलब प्रॉपरली ग्रोन अप पर्सन है वो, ताकत है बहुत ज्यादा। तो उसमें बोन टेस्ट होता है, क्योंकि एज आपकी जांचने के लिए बोन टेस्ट होता है। तो उसमें आई डोंट नो व्हाट दे डू इन बोन टेस्ट, किस तरीके से वो उसको करते हैं। तो उसमें उसको अंडर 14 में फेल कर दिया,
राइट 12.5, उसकी बायोलॉजिकल एज 12.5 है, उसको फेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वी डिडंट डू एनीथिंग कि चलो कोई बात नहीं, कि ठीक है हम समझ रहे हैं उसका मतलब उसका हाथ काफी बड़ा हो गया है अपने एज के हिसाब से, लेकिन ये उसकी गलती नहीं है, ही इज अंडर 14 तो ही शुड बी। लेकिन अब चलो ठीक है, आप इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड आप डाल रहे हो, कोई बात नहीं, तो आप अंडर 16 में मौका दो। अंडर 16 के लिए उसको अंडर एज बोल दिया है, अंडर 16 के लिए बोल दिया है कि आप 14 से नीचे को हम अंडर 16 में नहीं खिला सकते, अंडर 14 में आपने बोल दिया है कि आप इसमें नहीं खेल सकते। तो अब जो करियर परस्यू कर रहा है उसको तो कैसे फिर वो बच्चे के साथ जस्टिफाइड होगा। दिस इज वन थिंग दैट आई रियली करना चाहिए बीसीसीआई को, इसमें कुछ आपने रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं लेकिन आपको ठीक से इसको मैनेज करना चाहिए, बिकॉज दिस शुड नॉट हैपन। क्योंकि अगर कोई बच्चा फ्यूचर सोच रहा है तो एक तो हमारे जैसे घरों में ऐसा फ्यूचर सोचना ही बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई से निकल गए तो ये मैं रोज की चलो ठीक है थैंक यू तो कोई बात नहीं, एंड ही इज वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो वो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो इसमें जो बेसिक सिंपल घर वाले लोग होते हैं, लड़ने के बजाय वो ये सोचते हैं कि चलो अब हम पढ़ाई करवा लेते हैं, देखो ऐसा ही होता है इन चीजों में। अच्छा, उसको पढ़ाई में लगवा दिया है? हाँ कि आप पढ़ाई करो, वैसे बोल दिया जाता है कि वो अब आएगा ना नेचुरली। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ ऐसा है। तो क्रिकेट और स्पोर्ट्स और पढ़ाई दो ही चीजें चलती है मेरे घर में, स्पोर्ट्स पढ़ाई, स्पोर्ट्स पढ़ाई। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? मेरा फेवरेट प्लेयर देखिए मुझे बुमराह का बॉलिंग मुझे काफी अच्छा लगता है बॉलिंग, और उसके अलावा आई हैव सीन माय पीपल प्लेइंग, तो इनका माय ब्रदर्स आई रियली, और पापा मेरे फेवरेट प्लेयर हैं एक्चुअली। मतलब वो अब खेलते हैं, जाते हैं, धूम धड़ाका करके आते हैं, मेक्स मी रियली हैप्पी। एंड वो उनका चेंज होता रहता है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कि वो बॉलर है कि बैट्समैन है मुझे नहीं समझ में आते। वो एक टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर हो जाते हैं, एक टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन हो जाते हैं। मैंने जैसा आप ऑलराउंडर नहीं रहते, लेकिन बैटिंग जब उनकी चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती है, बॉलिंग जब उनकी चलती है तो बैटिंग नहीं चलती, कभी कभी दोनों भी चलती है। तो ही आई थिंक ही इज माय फेवरेट प्लेयर। उसके अलावा आई फॉलोड द वर्ल्ड कप जो अभी हुआ, तो उसमें तो एवरीबडी वाज एक्सेप्शनल। इस बार तो फाइनली फाइनल जीत गए, तो उसमें दिख रहा था द टीम एफर्ट दिख रहा था, और वो लेवरेज दिख रहा था कि है जो पलड़ा भारी होने की बात होती है ना, जो परफेक्शन होता है। और इस समय में मेरा एक तो थॉट बदल गया। पहले जब बचपन में हम क्रिकेट देखते थे तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि बॉलर्स तो ऐसे ही हैं कि बैट्समैन ही होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग लाइन जिसके पास है वही टीम ज्यादा आगे बढ़ेगी। बॉलिंग लाइन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने जितने भी टूर्नामेंट्स देखे हैं ना, जिसके पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं, ज्यादा लेफ्ट पेसर्स होते हैं, वही टीम जीतती है। मैंने देखा। हाँ, लेफ्ट आर्म का फायदा होता है, और उसमें अगर आप लेफ्ट आर्मर हो और आपकी बॉलिंग एक्सेप्शनल है तो फिर नहीं आपको कर पाते हैं, अच्छे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म इन स्विंग या आउट स्विंग होगी तो बहुत हाँ बहुत तो उसमें अब मेरा अचानक से परसेप्शन चेंज हो गया कि अभी एक बीच में चल रहा था ना कि बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। नहीं, एक्चुअली अभी बुमराह तो बहुत अलग लेवल पे बॉलिंग कर रहा है। आई थिंक ऐसे लोग जनरेशन में एक बार ही आते हैं। हाँ। मतलब कभी भी मैच को पलट दे, ऐसा होता है। अच्छा, वैसे ये पूरा यूपीएससी और क्रिकेट के अलावा और क्या क्या चीजें पसंद है? मुझे बेसिकली सभी पसंद है। I'm a person, I love dancing, I love music. म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है मुझे। सिंगिंग बहुत पसंद है मुझे। बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है मुझे, लेकिन फिक्शन। किस टाइप? फिक्शन। तो मैं ख्याली दुनिया की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो लेकिन उसमें अभी मैं तो ये समझती हूँ नॉन फिक्शन तो मैंने कैसे यूपीएससी इज नॉन फिक्शन बेसिकली। आप पूरा फैक्ट कर रहे हो, तभी ये है। और फिर मैं लिखती नहीं हूँ अभी, लेकिन दूसरों का लिखा बोलना मुझे बहुत पसंद है। जैसे क्या पढ़ा लास्ट में अच्छा ऐसा जिसको बोलने का मन किया? घुट घुट के जीना छोड़ दे, तू रुख हवा का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को छोड़ दे, लोगों के भरम को तोड़ दे, घुट घुट के जीना छोड़ दे। दिस इज वन। देन
अभी recently, under the fell clutches of circumstance, I have not winced nor cried out loud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. No matter how straight the gate, how full of punishment the scroll, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. ऐसे करके जो भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, तो मैं उसको तुरंत रट लेती हूँ ऐसे. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिख भी सकती हूँ, मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगी उसको, लेकिन अभी मैं दूसरों का लिखा बोलती हूँ. हम लोगों का एक्चुअली पब्लिकेशन हाउस भी है, तो हम आपको बुक देंगे हिंदी की, आप पढ़ना लिखना, उनमें अगर उनसे पढ़ के आपको लगे अरे कि कुछ आपको मोटिवेशन मिल रहा है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए. बिल्कुल मुझे बहुत शौक है. अच्छा, फेवरेट पोएम कौन सी है आपकी? अरे नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम. बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अब हम ऐसे पंक्तियां पे डालेंगे. हिंदी पंक्तियां के लिए शॉर्ट्स मिल गए हमें. अच्छा, और पढ़ते हो आप, या फिर ऐसे कभी इंटरनेट वो करते हो आपके पास? इंटरनेट एक्चुअली ना, तो मैं काफी सारी चीजें मैं देखती रहती हूँ उसमें. अगर जैसे मान लो मैं कोई मूवी भी अगर देख रही हूँ और उसमें मुझे कुछ ऐसा लग गया कि यार क्या चीज बोल दी यार, मजा आ गया इसको सुन के, तो मैं उसको तुरंत नोट करती हूँ, 4-5 बार पढ़ती हूँ, अपने घर में सबको सुनाती हूँ और फिर बाहर सुनाती हूँ. So that's what I do and I really love the process. अब जैसे जब मैं मेंस की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तब से ही मैंने कभी भी लिखने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें रटी है, क्योंकि एथिक्स और ऐसे के पेपर में आप बहुत सारी पोएम्स वगैरह याद करते हैं, बहुत सारी याद करते हैं. तो उस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1000 कोट्स एंड ऑल ऑफ दीज, इसका मेरे पास एक प्रॉपर दिमाग में रटा हुआ था कि आप मोटिवेशन बोलो मोटिवेशन, आप करेज बोलो करेज का एक, सबका एक इतना मुझे अभी भी मैं रिवाइज करूंगी तो याद आ जाएगा. लेकिन बहुत और उस समय भी जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं कभी उसको करके रटती नहीं थी. मैं जैसे अभी बोल रही हूँ वैसे ही बोल के रटती थी तब भी, कि आई ऑलवेज हैड दिस इन माइंड कि किसी को अगर मैं सामने से बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है वैसे याद होती है चीजें. अगर जैसे यही एग्जाम्पल इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ाने में बहुत काम आता है. मुझे जैसे कोई भी नया शब्द होता है, सारे शब्द तो सीखे हैं हमने, कोई सा शब्द ऐसे बचपन से तो आता नहीं था. कोई भी नया शब्द है जो कहीं से सुन लिया, कहीं से देख लिया कि ओ, तो सबसे पहली चीज मैं यही सोचती हूँ कि इसको मैं किसी और के सामने कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज करूंगी, तो वो जहन में बैठ जाती है उसके बाद. उसके अलावा स्पोर्ट्स मुझे काफी अच्छा लगता है, अब लगने लगा है, क्योंकि फिटनेस, बाहरी फिटनेस हमेशा रही है मेरी, तो अब अंदरूनी फिटनेस पे काम कर रही हूँ, स्टैमिना एंड ऑल ऑफ दैट. तो रनिंग करते हो आप रेगुलर? रनिंग में रेगुलर. कितना हाईएस्ट कितना किया है? देख हाईएस्ट, देखो हंसने की आवाजें आ रही हैं ये सब 21 किलोमीटर वाले हैं, तो आपको 10 ज्यादा नहीं लगेगा. 21 किलोमीटर किया है? हाँ, ये लोग 21 कर चुके हैं. मेरा भी 21 का प्लान था, पर मैंने अभी तक शायद मैंने 11 या 12 सबसे ज्यादा किया है, 12 किया है मैंने. ओहो, मरने वाली हालत हो गई थी मेरी वो करने के बाद. 5 रेगुलरली मैं. क्या टाइमिंग होता है? मत पूछ क्या टाइमिंग होता है. 5 का 31 30 के नहीं उनका मेरा तो आप मत पूछो, टाइम मत पूछो. तो हाँ, मैं आपको बताती हूँ ना, आपको मेरा टाइमिंग बताती हूँ. मैं तो जो मैराथन थी उसमें मैं शायद लास्ट थी ना. हाँ, लास्ट 5-10 किलोमीटर वाले में. हाँ, 12 किलोमीटर वाली. 12 किलोमीटर. हाँ, लेकिन 5 किलोमीटर की टाइमिंग मेरी अच्छी हो गई थी, मतलब अच्छी तो क्या बोलोगे, लेकिन 36-35 मिनट्स में मैं आने लग गई थी. और अभी मैं स्पोर्ट्स करके स्लो रनिंग करती हूँ, जॉगिंग बेसिकली, जिसमें स्टेबिलिटी के लिए, पोस्चर के लिए, इनके लिए. तो अभी वो जो फास्ट रनिंग होती है, टाइम वाली रनिंग होती है, वो उतनी की नहीं है मैंने कि इतने टाइम में आप करो, इतने टाइम में आप करो, क्योंकि हो भी नहीं पाती है मुझसे. एक्चुअली रेगुलर करते हैं तो माइंड अपने आप ही. अब मेरा टारगेट है 5 किलोमीटर को 30 मिनट्स के नीचे करने का, पर अभी तो 35-36 के आसपास हूँ मैं. तो देखते हैं कितने दिनों में पहुंचती हूँ वहां तक. नहीं, आ जाता है एक्चुअली. 35-36 आ गया तो ज्यादा वो नहीं लगेगा टाइम. हाँ, एक स्टार्टिंग में टाइम लगता है. अरे मैंने 45 से स्टार्ट किया है,
मुझे 5 किलोमीटर में 55 मिनट्स भी लगे मुझे। एक मैराथन की थी मैंने 5 किलोमीटर्स की, आई टुक 55 मिनट्स इन दैट, और मैं चली भी नहीं उसमें, इतना कितना धीरे दौड़ी मुझे समझ नहीं आया। 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो हाँ, इम्प्रूवमेंट तो काफी हो गया, 55 से अब I'm on 35, तो इम्प्रूवमेंट तो काफी है। तो अभी देखते हैं। अभी तो मैं अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन और जो चपलता जिसको बोलते हैं ना, कि एजिलिटी जो होती है फट 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 फट, उस पे काम कर रही हूँ, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। एक एक्चुअली आप लोगों को रनिंग में इंटरेस्ट हो तो अभी एक वो आई है स्प्रिंट करके, नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है। मैं एक्चुअली एथलेटिक्स को बहुत एक्टिवली फॉलो करता हूँ, तो मेरे को इसलिए मैंने जस्ट अभी पिछले वीक ही देखी थी। खैर, कमिंग बैक टू योर यूपीएससी जर्नी, इस पूरी जर्नी में आपने क्या खोया और क्या पाया? क्या खोया और क्या पाया? See, मैं ना आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करती हूँ और फिर उसका जवाब देती हूँ। बिल्कुल। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा मोल्ड करें तो ये बनेगा कि जो आपकी जर्नी है उसमें आप पीछे अगर जाओ तो क्या ऐसी चीज थी जो आपने गलत कर दी, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी? क्या ऐसी चीज थी जिसको आप थोड़ा रिग्रेट करते हो? बेसिकली खोना भाई, उसका आंसर मैं देती हूँ, एक भी नहीं। जो मेरी जर्नी है, कितनी ही बड़ी गलती हुई हो मुझसे, या फिर बड़ी गलती तो क्या ही होती है उस एज में, वो सोशल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ध्यान ना देना, खुद से चोरी करना, अपने मन से कुछ चीजें ना करना, अपने मम्मी पापा को परेशान करना। तो लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या आप रिग्रेट करते हो, एक चीज भी मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ। क्योंकि एक और सवाल मुझसे पूछा गया था कि अगर आप अपने यंगर सेल्फ से बात करोगे, अगर छोटी नेहा से मिलोगे तो उसको क्या बोलोगे? मैंने उनको बोला कि मैं पास में भी नहीं जाऊंगी उस लड़की के, वो वहां खड़ी होगी, मैं भाग जाऊंगी वहां से, कि ये जैसा कर रही है ये ठीक करेगी, इसको जो गलतियां ये करेगी वो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन गलतियों से ही इसको पुश मिलेगा आगे अच्छा काम करने का। मैं हमेशा कहती हूँ वो ट्रैम्पोलिन जो होता है ना, जिसमें आप कूदते हो, तो जितना नीचे आप जाते हो उतना ही ऊपर के लिए आपको थ्रस्ट मिलता है, उतना ही ऊपर आपको पुश मिलता है जितना थ्रस्ट आपका नीचे होता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ गलतियां वो थ्रस्ट की तरह हैं। अगर मैं 11th और 12th में इतनी बड़ी डुबकी नहीं मारती, अगर मैं तब भी एक एवरेज स्टूडेंट रहती, एक पोटेंशियल स्टूडेंट रहती, या फिर मान लो 90, 92, 95% बना लेती, तो वो जो जोश था ना जिसके साथ मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, वो जो हम्बलनेस थी कि यार पूरा बिगाड़ दिया 11th और 12th, तो चलो अब थोड़ा संभल जाते हैं, ये जो ये था कि चलो अब करते हैं, वो कभी नहीं हो पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ग्राफ आपका जो ऊपर नीचे होता है ना, बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो खोया तो मैंने कुछ भी नहीं इस जर्नी में, कुछ भी नहीं खोया मैंने इस जर्नी में। जो भी गलतियां की, मैं बहुत बहुत खुश हूं कि मैंने वो गलतियां की, क्योंकि एक चीज भूली जाती है, यू कैन नेवर connect the dots looking forwards. You can never connect the dot looking forward. कभी भी हम आगे देखते देखते ये नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। हम उन डॉट्स को तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो हर डॉट कनेक्ट हो जाती है। 5th में फेल होने से लेकर, इंग्लिश सीखने की जर्नी से लेकर, 9th में एक नेशनल लेवल के ऐसे कंपटीशन में अपने पूरे परिवार को एक ट्रिप पे ले जाने के से लेकर, 10th 12th में अपने उसी परिवार को जिसको आप फेलिसिटेशन के लिए एक जगह ले गए, उस परिवार को साल के 10 बार प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाकर, फिर उसको एक उन्हीं के गांव में एक फेलिसिटेशन में ले जाकर, जहाँ पे उनकी बेटी को सहरा पहनाया, और सहरा क्या बोलते हैं उसको, पगड़ी जो भी बोलते हैं, वो पहनाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। एक बहुत जर्नी है जिसमें मैं नहीं मानती कि मैं कुछ भी बदलना चाहूंगी। सब ठीक था, उनका वो प्रिंसिपल ऑफिस में भी जाना जरूरी था, क्योंकि उसका एक और चीज है। अरे क्या हुआ था 11th 12th में? जो भी सारे सोशल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सब थे कि आप गलत चलते हो, आप गलत बैठते हो, आप गलत बोलते हो, आप गलत, मैं वो क्या बोलते, पेज 3 पर्सनालिटी वो थी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था, अपनी दुनिया में खोई हुई मस्त। दोस्त गलत, मतलब दोस्त गलत नहीं, लेकिन उन हद ये हो गई थी कि उनको भी बोला जाता था कि इससे दूर रहो। तो मुझे तो बोला ही जाता था स्टार्टिंग में, लेकिन मुझसे कि आपका कपड़ा गलत, आपका ये गलत, आपका वो गलत, आपका वैसा 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 वैसा, इतना भी कोई बड़ा, सब करते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही स्टूडियस बच्ची थी 10th तक, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा डिफरेंस था
क्योंकि हम एकदम सिंपल फिर अचानक से एकदम ऐसे ही ऑफिस में फोन आने, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत, कि वो सबकी लाइफ में बहुत नॉर्मल चीज है, मेरे लिए वो उतनी नॉर्मल नहीं थी। और ये चेंज क्यों आया? टीनेज। अच्छा, एज की? मैं 14 साल की हो गई थी, 13-14 साल की हो गई थी, तो टीनेज आ गई थी। तो फिर वही, और आपका सोशल कनेक्शन बनेगा, आपसे लोग बात करना चाहेंगे। हाँ, उस एज में एक्चुअली अलग ही जोन में होते हैं। ये जो पर्सनालिटी, जो आपका एनहांसमेंट होता है, इसकी वजह से आई कैन लिटरली टॉक टू एनीबडी, किसी से भी मैं बात कर सकती हूँ। तो उसमें मेरा इतना प्यारा कॉन्वर्जेशन हुआ 2 लेडीज के साथ जिनसे मैं राजस्थान में मिली थी। तो ऐसे ही खड़े थे हम लोग, देवर आई थिंक देवर क्लीनिंग, और वो, तो मैं खड़ी थी वहाँ पे अकेली, तो वो भी मेरे साथ आके, तो मैंने पूछा कहाँ से हो, राजस्थानी बोलते हो? तो हाँ बोलते हैं। तो फिर मैंने उनको कि थेया जानो छो, शी टॉक्ड इन द एग्जैक्ट सेम टोन दैट आई हैव, क्योंकि राजस्थानी में ना बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं, अलवर के लोग अलग बोलते हैं, हम लोग अलग बोलते हैं, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। वो उसी भाषा में बोल रही थी जिसमें मैं बोलती हूँ। हमारी काफी अच्छी बात हुई है उसमें, कोड़ा का छो, कहीं छो बहुत सारी हमारी वैसे बात हुई उनसे। तो ऐसे ना मैं सबसे कॉन्वर्जेशंस एस्टैब्लिश कर लेती हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है वैसे ही आता है आपका, थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा वैसे। तो वो नहीं, तो फिर आपको बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है किसी के साथ। आप किसी के साथ किसी के भी जैसी बात कर सकते हो। तो दैट इज, वो एक चीज है जो हर चीज से होता है, आप हर गलती से सीखते हो अपनी। सारे रंग जरूरी हैं, सारे रंग जरूरी हैं, क्योंकि रंगीन पर्सनालिटी, क्योंकि वो बोलते ना आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए, तो खुशबू तो तभी आएगी जब आप उसको अलग अलग रंगों से, अलग अलग खुशबुओं से भरोगे। और क्या पाया इस जर्नी में? क्या पाया? मैं यहाँ बैठी, ये पाया, अपने माता पिता, अपने परिवार की आंखों में गर्व पाया, अपने छोटों की, अपने भाई बहनों के आंखों में से अलग टाइप का गर्व होता है, अलग प्रकार का होता है वो, जो माँ बाप आप पे करते हैं और जो आपके छोटे आप पे करते हैं। जब आपके छोटे, जब मुझे फील हुआ एक स्टार्क डिफरेंस, वो मेरी इज्जत हमेशा से करते थे, क्योंकि नेहा दीदी ने बोला मतलब बोला, खत्म बात, डिस्कशन खत्म। क्योंकि जैसे अगर उनका कोई दिमाग बदल सकता है तो आई थिंक इट्स मी। दिमाग बदलना, क्योंकि हम उनकी जनरेशन में जाके बात करते हैं ना, अगर पापा उसको बोलेंगे कि ये तुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो नहीं सुनेगा। अगर मैं उसको बोलूंगी कि मैं अलग तरीके से बोलूंगी, तो होगी शी नोज नो, ऐसे करके बात होगी उसमें। तो उनके में उस ऑलरेडी जो रिस्पेक्ट मुझे थी, मेरे लिए थी, वो और ज्यादा बढ़ गई है कि वो एक अफेक्शन के साथ साथ नाउ दे लुक अप टू मी, कि अब वो ये बोल सकते हैं कि अब हमको एग्जैक्ट ऐसे ही बनना है। हमारी रोल मॉडल तो हमारे घर में, उसके अलावा फिर रिकग्निशन तो ऑफकोर्स होता ही है। और अब आगे जाके, अभी तक वो मिला नहीं है, तो अब आगे जाके जो काम करेंगे उसमें वो जो ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको, आप हेल्पलेसनेस देखते हो अपने चारों तरफ। अब एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब का अलग अलग पार्ट होता है, तो अभी तो हम सारी चीजें सीखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक पार्ट है जिसमें आप रिले को चलाओगे, सारी चीजें करोगे, पॉलिसी मेकिंग एंड एवरीथिंग दैट विल बी डिफरेंट, वो हमको सिखाया जाएगा। लेकिन जो इधर से हम देखते हैं कि आप जो ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पे जो बदलाव ला सकते हो, अभी तो हमको वही समझ में आता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा, आप लोगों को सुन पाओगे, आप उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको केटर कर पाओगे, उनके ग्रीवांस को रिड्रेस कर पाओगे। अभी तक तो इतना पता है कि ये पार्ट तो है जॉब का। तो वो जो हम अभी किसी को देखते हैं तो सोचते हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप अभी खुद तो कमा नहीं रहे हो, तो आप कैसे अपने पापा के पैसे से थोड़ी आप किसी और का भला करोगे कि वो बोलेंगे तुम अपना करो, जो तुमको करना है करो, यू कांट डू दैट। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको आपका पसंदीदा काम करने के लिए आपको सैलरी दी जाएगी कि करो आप ये काम, आप करो लोगों से बात, आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपको उनकी बात सुनना पसंद है, आपको उनकी परेशानी दूर करना पसंद है, आपको उस चीज से खुशी मिलती है। वो काम करने के लिए हम आपको कुछ दे रहे हैं, आपको एक औहदा दे रहे हैं, आपको एक कुर्सी दे रहे हैं, कुर्सी इन द सेंस योर ऑफिस, आपको आपकी बेसिक नीड्स हम पूरी कर रहे हैं, आपको एक सैलरी दे रहे हैं, आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दे रहे हैं, सेफ लाइफ दे रहे हैं, उसके लिए आप ये करो। तो इट्स ऑल टेक एंड टेक एंड टेक एंड टेक एंड टेक। तो अब इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या। अभी हम प्रॉब्लम से वाकिफ नहीं है ना, क्योंकि हम तो पढ़ाई में थे तो इतना कुछ देखा भी नहीं, किया भी नहीं। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो अलग अलग टाइप की जो नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं जॉब करते टाइम और इन सब में, तो वो तो देखी नहीं है, वो बाद में पता चलेंगे।
तो अभी तक तो मुझे लगता है कि पाया ही पाया है, प्यार, इज्जत, सम्मान। अच्छा, तो अभी आप किसी कोई लड़की हो या कोई लड़का हो जो किसी शहर या गांव में बैठा हो, जिसको ये करना हो या कुछ और लाइफ में करना हो, उसके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहें तो क्या देना? उसके लिए जो भी है, जो भी लड़की या लड़का जो भी बैठा है, उसके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और आप मेहनत करते जाइए। क्योंकि पहली बात तो कोशिश और मेहनत हमारे हाथ में है, वो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आज का धर्म जो हमारा है वो कोशिश करना है। और उसके बाद अब जो गांव में बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो आपके पास जितना है किताबें, अब क्योंकि गांव में भी इंटरनेट पहुंच गया है, तो आप सही गाइडेंस ढूंढें, सही गाइडेंस लें और मदद मांगें। बेसिकली बात यह है कि मदद मांगना बहुत ज़रूरी है, हेल्प मांगना बहुत ज़रूरी है ऐसे इंसान से जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं और जो आपकी हेल्प कर सकता है। उनसे आप हेल्प मांगे, गाइडेंस लें और फिर उनके दिखाए रास्ते पर या जो रास्ता आपको समझ में आ रहा है उस पर चलते जाएं। और बस मेहनत करना बंद ना करें, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और जो आप सोच सकते हैं वो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि अगर वो आपको सोचने दे सकता है तो आपके शरीर में भी इतनी काबिलियत है कि आप उस काम को कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते होते तो आप सोचते भी नहीं, आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते अगर कि आपको अगर कुछ बनना ना होता जिंदगी में, आप आराम से अपना जैसा है वैसा चलने देते। तो आप देख रहे हो मुझे, आप सुन रहे हो मुझे, आप समझ रहे हो मुझे, आपको फर्क पड़ रहा है मेरी बातों से, इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ने की दिशा में, आप आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। और आप बस मेहनत करते जाइए, अपने आप से सच बोलिए, अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए। कभी कभी हम मेहनत में कमी छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मत कीजिए, रोज मेहनत करिए, हर दिन को प्रोडक्टिव बनाइए, हर दिन को महत्वपूर्ण बनाइए और बस चलते जाइए। और बाकी कुछ पेरेंट्स के लिए देनी हो एडवाइस तो कि वो कैसे, कोई अगर उनका बच्चा कुछ कर रहा है तो वो कैसे रोल प्ले कर सकता है? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, जो ये मेरी जर्नी है, जो सक्सेस मुझे मिली है, जो सफलता मुझे मिली है, वो 30% मेरी है, बाकी 70% मेरे परिवार की है और उनकी वजह से है। अगर वो नहीं होते तो मैं सफल होती ही नहीं। ये तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं उसको बार बार कह सकती हूँ, हर बार कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे सपने को समझा, मेरे सपने को जगह दी, मेरे सपने को सबसे ऊपर रखा। ये चीज कभी अपने दिमाग में नहीं रखी कि मैं एक लड़की हूँ, लड़की के सपने नहीं हो सकते हैं। मेरे सपने को सबसे ऊपर रखा और फिर उसको पीछे से उसको पुश भी दिया, इतना पुश दिया, एक माहौल दिया पढ़ने का, मेरी जर्नी को समझा। जितनी मेहनत मैं कर सकती थी उतनी मेहनत उन्होंने भी मेरे साथ की। मेरे चाचा जो हैं वो मेरे साथ रात के 12-12, 1-1 बजे तक बैठे रहते थे पढ़ने के लिए। वो आदमी जो दिन भर काम कर रहा है वो रात को आपके साथ बैठा है बस आपको पढ़ते हुए देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बस आपकी हौसला अफजाई कर रहा है, वो बस आपका हौसला बढ़ाना चाहता है, वो बस आपको ये कहना चाहता है कि आप अकेले नहीं हो। परिवारजन होने के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको वो माहौल दें और उन पे भरोसा रखें। जितना भरोसा वो खुद पे रखते हैं उतना भरोसा आप उन पे रखें, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे जो परिवार वाले हैं, उनका भरोसा मुझ पे से कभी नहीं हटा। जो 3 असफलताएं मुझे देखनी पड़ी, कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये किसी लायक नहीं है। तो आप अपने बच्चों को पॉजिटिव बोलिए, उनके साथ पॉजिटिव रहिए, वो भी आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे और एक बहुत प्यार भरा माहौल बना के रखिए और उनके सपनों को समझिए और अपने सपने और उनके सपने में, दोनों में एक समन्वय बना के चलिए। और फिर आप अपना आशीर्वाद तो उनके साथ रखिए, क्योंकि वो जो भी करें उनके पास आपके अलावा और कोई नहीं है। कोई 2 दिन के लिए उन्हें अच्छा लग सकता है, कोई उन्हें कोई मृत तृष्णा हो सकती है, पर आपके अलावा उनके पास कोई नहीं है। तो आप सब मिलके आगे बढ़िए, सब मेहनत कीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़िए और पॉजिटिविटी बढ़ाते रहिए। अच्छा, वही ये बोल दिया कि दोनों का अलाइनमेंट जरूरी है, दोनों के सपनों नहीं, बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल। आप सपना थोपना नहीं, एक्चुअली ये होता है। और मैं जैसे एक्चुअली हमने जो आदित्य वाला इंटरव्यू किया था तो उसमें फैमिली का भी किया था, तो वो बताते हैं कि कैसे बचपन से ही एक्चुअली वो
उसको प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज के लिए। वो 2-3 ऑप्शन उन्होंने रखे थे कि भाई जेई या ये है, बट समहाउ वो लोग टिल्टेड थे कि यूपीएससी करे। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि देख तू मना करता रहता है कि लेकिन देख कैसे घर वालों का बहुत जरूरी है गाइड करना। मैंने कि अरे यार गलत एग्जाम्पल सेट हो गया है। तो नहीं ऐसी बात नहीं है। जिस दिशा में आपका बच्चा बढ़ना चाह रहा है, अगर उस दिशा में आपके माता पिता का भी अगर पुश मिल जाए ना आपको, और उनका हाथ आपके सर पे हो, अरे माँ बाप का हाथ सर पे हो तो कुछ भी कर ले आदमी। हाँ, कुछ भी वो होता नहीं है ना जनरली अपनी इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि अब रिस्क लेने से डरते हैं। उसमें उनकी भी गलती नहीं, वो एक कहीं मैंने सुना था कि माँ बाप बस अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते, परेशान नहीं देखना चाहते, मुसीबत में नहीं देखना चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि जब हम ना हो तो ये संभाल ले। जिस दिन आप अपने आप को संभालोगे उस दिन बोले अरे नहीं हमको किसी और चीज की जरूरत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, तुम अच्छा कर रहे हो। हाँ, उसके बाद तो आपको फ्री छोड़ देते हैं एक टाइम बाद में कि अब आप अपने तरीके से जियो लाइफ। जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तरीकों में माँ बाप साथ नहीं देते क्योंकि उनको डर लगता है उस तरीके से, लेकिन उस तरीके से भी जब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ ये होता है कि कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं, बहुत तो उनके परिवार वाले उनको मना करते कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं, बहुत ही गंदा है, ये है। फिर एक बार जब आप बन गए, आपकी मूवी हिट हो गई, तो आपके परिवार वाले आपके साथ होते हैं उसमें। फिर वो कहते हैं कि नहीं अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको पता नहीं है, वो अननोन टेरिटरी है। तो वो माँ बाप ये चाहते हैं कि जैसे होता है ना कि अगर कांटों वाला रास्ता है तो पहले मैं खुद अपने पैर में कांटे ले लूं, जो मेरा बच्चा है पीछे उसके लिए तो एक सेज होनी चाहिए। वो जितना इजी बना सकते हैं उतना इजी बनाने की कोशिश करते हैं। वो इजी बनाने के चक्कर में कभी कभी वो हार्ड वर्ड्स बोल जाते हैं हमें, और हमें समझना थोड़ा कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, लेकिन पर्पस तो वही है। तो वो चाहते हैं कि ये बेचारा अलग से जाके स्ट्रगल करेगा, कैसे करेगा, तो हम उसको वही करवाएं जिसमें वो कम स्ट्रगल हो, उसका वो आराम से कर ले, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे। तो मैं दोनों तरफ से समझती हूँ। अच्छा, कुछ सवाल थे कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के। जी। अच्छा, एक सवाल ये था कि जो मॉक टेस्ट देते हैं बच्चे मेंस के, हाँ, तो उनमें जो उसने ऑब्वियसली प्रीलिम्स का ही पूछा है, बट पहले उसने मेंस का ही पूछा था कि उसमें जो मार्क्स आते हैं उनको कितना सीरियसली लेना चाहिए। मार्क्स को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, रिमार्क्स को सीरियसली लेना चाहिए। उसमें जो लिखा हुआ है ना उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी लेकिन अगर आपको बिल्कुल एकदम 40-50 आ रहे हैं तो सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर आप 80 से 120 के बीच में वो जितने भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मॉक टेस्ट वाले होते हैं थोड़ा कम ही देते हैं मार्क्स को, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मार्क्स से ज्यादा आप रीमार्क पे ध्यान दो कि उन्होंने क्या लिखा है। अगर उन्होंने लिखा है कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, उन्होंने लिखा है कि आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो आंसर को, या उन्होंने लिखा है कि आपका सब्जेक्ट मैटर अच्छा नहीं है, आप क्वेश्चन का जवाब नहीं, क्वेश्चन ने पूछा है वाई, आप बता रहे हो व्हाट, ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं मार्क्स। इंपॉर्टेंट बात है मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, आप उनको दो। और फिर जो रिमार्क्स आते हैं उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो और उन पे काम करो लगातार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में तो रिमार्क्स होते नहीं है जनरली, उनको बस मार्क्स। प्रीलिम्स में भी मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। प्रीलिम्स में किस चीज से फर्क पड़ता है? प्रीलिम्स में एक मॉक टेस्ट नहीं होता। प्रीलिम्स में आप कम से कम, जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने कम से कम 30 आप लगा लीजिए, मैंने 60-70 पेपर तो सॉल्व किए हैं पूरे एग्जाम फॉर्म में। लेकिन वो पेपर्स आप मार्क्स के लिए थोड़ी करते हो सॉल्व, वो पेपर्स हम नॉलेज के लिए करते हैं सॉल्व। और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना होता है हमें। उससे क्या होता है, आप इतने पेपर सॉल्व करते हो, पहली चीज आपको पेपर सॉल्व करना आ जाता है, आप एक्वेंटेड हो जाते हो। वहां जाके आपको ऐसा नहीं लगता यार हम तो अभी तक पढ़ ही रहे थे, अब अचानक से अपनी नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नॉलेज एप्लीकेशन आ जाता है, डॉट्स कनेक्ट करना आ जाता है, आपको सब कुछ आ जाता है। दूसरा, पेपर सॉल्व करना जरूरी नहीं है। उस पेपर का, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेपर सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है, मैं पहले अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, पेपर सॉल्व के छोड़ दिया। मार्क्स आए, अच्छे आ गए, सो सॉरी सो सैड, सॉरी अच्छे आ गए तो वेरी नाइस, बुरे आ गए सो सॉरी सो सैड, कल देखेंगे, ऐसे था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इसको चेंज किया। मैंने ये किया कि एक प्रोसेस है पेपर सॉल्विंग, जिसमें सॉल्व करना सिर्फ 25% है। उसके अलावा बाद में आपका जो गलत और सही हुआ है उसको एनालाइज करना अगला 15% है। उसके अलावा जितना बचता है वो है उसको चेक करना।
उसको चेक करना और फिर रटना जो गलत किया आपने। इनफैक्ट जो सही भी किया, तो यूपीएससी के क्वेश्चन इतने बड़े और इतने ट्विस्टेड होते हैं कि एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस होते हैं। अब वो 10 के आंसर आपको आने चाहिए। अब देखो, एक पेपर में 100 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन तो ऐसे तैयार हो गए आपके। और 500 क्वेश्चन में नॉलेज तो इतनी भरपूर, और इनका हर जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, उसके साथ एक 40 पेज का आंसर बुकलेट आता है। तो मैं उन आंसर बुकलेट्स को बहुत रिलीजियसली पढ़ती थी, उनको नोट भी करती थी अपने क्वेश्चन पेपर में कि यहाँ से उठा के यहाँ लिख लिया, ताकि इस क्वेश्चन पेपर को मैं बाद में रिवाइज करूँ। ये बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन पेपर करके उसका आंसर देखना, जो सही है उसको और सही करना, क्योंकि अगर आपका सही भी हो गया तो कुछ क्वेश्चन तुक्के से भी सही होते हैं, और कुछ क्वेश्चन इसलिए भी सही होते हैं क्योंकि आपको उसका 30-40% आता था। आपको उस पेपर का 100% क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसीलिए पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डेली आंसर राइटिंग करते हैं लोग टेस्ट सीरीज से पहले, मतलब मेन से पहले या इन बिटवीन जर्नी में, तो अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो कहाँ से आंसर राइटिंग कर सकते हैं? कहाँ से? कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला मोड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो तो लिखते ही हैं हम। उसके अलावा जो ऑनलाइन कोचिंग साइट्स हैं, उनमें से ऑलमोस्ट सारी रोज एक क्वेश्चन देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दृष्टि IAS का एक संभव एक प्रोग्राम होता है, उसको फॉलो किया था, जिसमें वो रोज आपको क्वेश्चंस देता है, GS 1, 2, 3, 4 अलग अलग से, और हर वीकेंड पे ऐसे देता है। उसको मैंने सॉल्व किया, और उसके अलावा हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको डेली देते रहता है, और आप कर लो, एनरोल कर लो, क्योंकि आंसर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आंसर राइटिंग रोज करो, भले एग्जाम आपके सर पे है या नहीं। प्री भी आ रही है तो भी आपको आंसर लिखना है। प्री के बस 2 महीने पहले आप आंसर लिखना बंद करो, उसके अलावा आप आंसर लिखो रोज। अगर किसी ने रोज आंसर लिख लिया, वो फेल नहीं हो सकता इस एग्जाम। और अच्छा, उसमें ये भी पूछा है आगे कि अगर किसी ने लेट्स से टेस्ट सीरीज नहीं की और वो मार्केट से पेपर लाके सॉल्व कर रहा है, या किसी कहीं और से आके सोर्स से देख के सॉल्व कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो, उसमें सॉरी, हाँ। जो मॉडल आंसर उन्होंने दिया हुआ है, जी जी जी, उससे मैच करके सही रहता है, या फिर उसके बियॉन्ड भी कुछ है? उससे मैच कर, मैंने उसी पैटर्न पे किया। मैंने कोई टेस्ट सीरीज कभी नहीं लिया, लेकिन उसके लिए तो मैं बता रही हूँ कि टेस्ट सीरीज में वो लोग और अच्छे से आपको चेक करके देते थे। जो प्रोसेस आप खुद कर रहे हो, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो 4 अटेम्प्ट्स थे, 2 मेंस दिए मैंने, तो मुझे लगता है पहले अटेम्प्ट में मुझे किसी और से चेक कराना था कॉपी को, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में मुझे पता था कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, मुझे दिखानी भी नहीं थी किसी को कॉपी। मुझे पता था कि जो मेरा आंसर है और जो मॉडल आंसर है, मेरा भाई देख लेता था उस मॉडल आंसर को, मेरा भाई मेरा आंसर देख लेता था। उसने बोला मोस्टली सारी चीजें हैं इसमें, इंट्रोडक्शन अलग से दिख रहा है, बॉडी अलग से दिख रही है, दिख अच्छा रहा है, कंक्लूजन है इतना, ठीक है, काफी है उतना। लेकिन एक बार आपको उससे गुजर जाना चाहिए कि आप किसी से कॉपी चेक करा रहे हो, प्रोफेशनल से, तो वो अच्छा रहता है, वो जरूरी होता है। फीडबैक जरूरी होता है, उसमें आप इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन क्या पूछा, जवाब क्या दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपने सब पढ़ लिया है, बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन है, उसमें से कुछ नहीं आ रहा है, बस एक शब्द हमको समझ में आ रहा है, तो उस एक शब्द के बारे में रामायण लिख दिया हमने। दैट वी शुड नॉट डू। वी शुड, ये मैंने भी अपने फर्स्ट मेंस में यही किया था कि रामायण तो नहीं लिखी, मतलब कुछ भी तो नहीं लिखा, लेकिन किया ये मैंने उसमें कि जो पूछ रहा है सीधे उस पे नहीं आई। जैसे 150 वर्ड्स का जो आंसर है, इतना सा तो है वो, उसमें अगर आपने पहले पैराग्राफ में ऊपर नीचे कर दिया तो आपको असली आंसर लिखने के लिए तो कंक्लूजन ही मिलेगा। तो कंक्लूजन में आंसर होता था मेरा, बाकी ऊपर बकवास। तो उसमें ये है कि आपको पॉइंट से स्ट्राइक करना है, तो आपको बताएंगे कि कब से, क्योंकि 150 वर्ड्स वाले में आपको बीट अराउंड द बुश नहीं करना है, सीधा जवाब देना है, सीधे, एक्स्ट्रा कुछ बताना ही नहीं है। 250 वाले में आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दोगे, जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताओगे, कंक्लूजन में थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव बताओगे, सब करोगे। लेकिन 150 वाले में तो ये सारी चीजें आपको प्रोफेशनल्स अच्छे से बताएंगे, और बहुत ही एक्सटेंसिवली कॉपी चेक करके देते हैं। मैंने अपनी ऐसे की कॉपीज चेक करवाई थी, खुद बेचारे आधा ऐसे लिख के देते हैं। उसमें ऐसे में वहां पे एक सेकंड, मुझे 60 दोनों में 60 आ गए थे, 120 मिल गए थे, और मुझे उधर भी लगभग इतने ही मिले, असली एग्जाम में भी लगभग उतने ही मिले। अच्छा, एक और उनका ये सी का एक और पार्ट है कि जो मेंस वाली जो राइटिंग होती है, उसमें जो एग्जाम्पल कोट करते हैं, तो वो जनरली कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से कैसे कलेक्ट? वो जनरली काफी जगह से आता है। मेरे वो आए थे बाकी टॉपर्स की कॉपीज से, न्यूज़पेपर्स से, इंटरनेट से। कैसे आएंगे देखो, और सिलेबस हमको रोज देखना है। तो मैंने 4 काम किए इसमें। तो पहला काम सिलेबस रोज देखा,
और मैं लास्ट में मेंस के नोट्स डबल करती थी, तो लास्ट में मैंने दोनों मेंस में अपने अलग अलग नोट्स बनाए हैं। वो छोटे नोट्स होते हैं, उसमें हेडिंग आएगी और उसमें हर हेडिंग के नीचे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, छोटा सा कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में लैंग्वेज नहीं होगी, कंक्लूजन में पॉइंट्स होंगे कि ये कमिटी आई है, इसमें ये वाले सजेशंस हैं इसके लिए, ये पॉजिटिव स्कीम्स है इसके लिए। और वहीं पे मैं एग्जांपल्स भी डाल देती थी, जैसे फूड प्रोसेसिंग आ गया तो उसमें आपने गूगल कर लिया स्कीम्स फॉर फूड प्रोसेसिंग, एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, गुड एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो गया या फिर वाटर से रिलेटेड कुछ हो गया, तो ये काकतिया प्लान ऑफ तेलंगाना। तो ये सब इंटरनेट से ढूंढते हैं हम। पहली चीज इंटरनेट से ढूंढना, सिलेबस वाइज नोट मेकिंग फॉर्म में। दूसरा, टॉपर्स की कॉपीज को देखना। मैंने जो टॉपर्स की कॉपीज थी वहां से बहुत सारे एग्जांपल्स निकाले, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस वही आते हैं जो यूपीएससी इर्द गिर्द ही घूमता है। और सिलेबस तो मॉक टेस्ट भी जो पेपर बना के देते हैं, सिलेबस तो उसी में से देते हैं, तो उसमें काफी चीजें आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। तीसरा, न्यूज़पेपर से जो लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं वो उठाते हैं, हम हमेशा उठाते हैं। जैसे अभी जो भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसको हम एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, तो इसको हमने एग्जाम्पल में लिख दिया, तो लाइव एग्जाम्पल हो जाता है वो। फिर उसके बाद इतने में मुझे लगता है आपका एग्जाम्पल प्रोसेस हो जाती है पूरी। और इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो मेरे पास एग्जाम्पल्स हमेशा होते थे, जैसे ये चीजें लिखने के लिए, स्टोरी, ये सब हमेशा मेरे पास होती थी। अच्छा, और कोई मेंस प्रीलिम्स के लिए आप कोई और टिप्स देना चाहें? मुझे लगता है कि इसमें जैसे प्री में मैंने बताया, पेपर्स जितना सॉल्व करो और उसको चेक करना बहुत जरूरी है, वही एक टिप है उसके लिए। मेंस के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस खत्म होने का वेट मत करो, आप पहले से ही अपना आंसर राइटिंग लेके चलो। कंटेंट लर्निंग और आंसर दोनों साथ में चलना चाहिए। आंसर राइटिंग अलग अलग नहीं होती है प्रोसेसेस। आप आंसर लिख के भी याद कर सकते हो। मैंने तो आंसर्स लिख के रटी है सारी चीजें। जैसे अगर कोई टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है या फिर उसको मैंने आज पढ़ा, मैंने उसी के 1-2 आंसर्स लिख दिए, वो मुझे रट जाता था वो टॉपिक। तो फिर उसके बाद, और आंसर लिखने से क्या होता है, वो चीजें अगर आपने किसी एक चीज को बिना देखे लिख दिया तो वो कंठस्थ हो जाती है आपके दिमाग में, वो वैसे के वैसे याद रह जाती है आपको एज इट इज। दूसरे में ये, और फिर इंटरव्यू आप खुद फिगर आउट कर लोगे जैसे ही आपका प्री और मेंस हो जाएगा, क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी हमको इतना परिपक्व बना देती है, इतना मैच्योर कर देती है कि हम खुद कर लेते हैं उसके बाद। आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था, या उसके बारे में पहले एक जो बैठते हैं ना उससे पहले हॉल में, तो मूवी में क्या थोड़ा अलग टाइप से पोर्ट्रेट करते हैं उनको, थोड़ा ड्रामेटिक बना देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आप थोड़ा बता सके? एक्चुअल में आप जाते हो, अंदर जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पहले तो बाहर बाहर वेट करते हैं, अंदर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको राउंड टेबल्स में बिठाया जाता है, अलग अलग, सब अलग अलग, ऑल वेरी ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, सब एकदम बंद, उसमें फॉर्मली ड्रेस्ड होके रहते हैं और सबका अलग अलग राउंड टेबल रहता है। उसमें स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में आपसे फॉर्म भरवाए जाते हैं और एक जो वहाँ के हेल्प आपके पास हेल्प करने के लिए एक आदमी रहता है, वो आपकी हेल्प करता है फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी लंबा टाइम होता है। उसके बाद बेल बजना स्टार्ट होती है। जब पहली बेल बजती है तो पहले कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो ऐसे करके अलग अलग बोर्ड्स होते हैं और अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग टेबल के, जैसे एक टेबल का एक ही बोर्ड होता है उस टाइप वैसे होता है, तो बुलाया जाता है आपको। अब आपका नंबर कोई भी हो सकता है, जिसका पहले हो जाता है वो करके वहीं से निकल जाते हैं। वो वापस इस रूम में आना उनको अलाउड नहीं होता। वो जाएंगे ऑफिस, जो ऑफिस है उसके बाहर वेट करेंगे, उसके बाद अपना इंटरव्यू देंगे और चले जाएंगे। दिस इज एज सिंपल। आप खुद का, जैसे आप फिर इसी में कुछ लोग, अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो इतने जॉली हैं, जो जोक्स मार रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो एकदम पढ़ रहे हैं, पेपर्स पलट रहे हैं, वहाँ पेपर्स रहते हैं और आप अपना बुक भी लेके जा सकते हो अंदर। कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो शांत बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, ब्रेथ कंट्रोल कर रहे हैं अपनी, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ लिया, अब और क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो वही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जो आप अभी पढ़ लोगे। तो लेकिन वैसे अगर मुझे पता होता कि अंदर किताबें लेके जा सकते तो मैं भी लेके जाती, मुझे पता नहीं था। तो उसमें मोस्टली तो सब लोग पेपर्स पढ़ रहे थे लोग पेपर्स पढ़ रहे थे, अपनी किताबें पढ़ रहे थे, अपने नोट्स पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद मेरी बारी आई, मुझे बुलाया गया और मेरा लास्ट था, सबसे लास्ट वेट करना पड़ा उस दिन का लास्ट सेकंड था एक्चुअली। मेरा जो राउंड टेबल था उसमें सेकंड लास्ट था मेरा। मेरे बाद एक मेल कैंडिडेट और बचे थे, तो मुझे बुलाया गया, मैं गई।
तो वहाँ जो ऑफिस जो भी वो होता है, जो रूम होता है, उसके बाहर आपको वेट करना पड़ता है। आपको लास्ट वाले का खत्म होने से 2 मिनट पहले बुला लिया जाता है, तो आप वेट करते हो वहाँ पे बैठ के। तो मैंने पूछा कि क्या बोर्ड है मेरा, तो ऐसे करके फिर वहाँ पे मतलब मैं उतनी नर्वस नहीं थी उस पॉइंट पे। मैंने रियलाइज किया था कि आई वाज नॉट नर्वस, आई हैड बहुत ही खुश चेहरा था मेरा, स्माइल थी मेरे चेहरे पे। मैं अंदर गई, बैठी, बहुत कॉर्डियल था कि आप बैठिए, आप, इट वाज वेरी कॉर्डियल। फिर राउंड टेबल, एक्चुअली जो मॉक टेस्ट में होता है उसमें सामने सारे लोग बैठते हैं सामने, और आप यहाँ पे बैठते हो। इसमें होता है कि प्रॉपर राउंड टेबल पे बैठते हैं, जो 2 मेंबर्स होते हैं वो इधर और इधर होते हैं आपके। तो वो जो बोला जाता है कि आप आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन करके रखो, तो अब जो इधर बैठा है उसको मैं ऐसे करके इधर थोड़ी देखूंगी, वो नहीं हो सकता। तो उसमें ये जो आई कांटेक्ट वाली बात होती है, ये उतना नहीं हो सकता है कि आप यहाँ से ज्यादातर यहाँ जा सकते हो। अननेचुरल नहीं होना चाहिए वो, कि दोनों लोग आपके यहाँ और यहाँ बैठे हैं, जो सर और मैम है, वो एकदम राउंड टेबल होता है पूरा। उसमें सब बारी बारी से अपने क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ सबसे पहले जो चेयर पर्सन होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, एंड देन एवरीबडी प्रोसीड्स विद द क्वेश्चंस। फिर जो मेरा था उसमें मुझसे डैप से ज्यादा नहीं पूछा गया। मेरी पर्सनल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए मुझसे। देश से रिलेटेड कि व्हाट डू यू थिंक, इकोनॉमिक हालत क्या है देश की, सोशल कंडीशन क्या है, और कहाँ कितना पोटेंशियल है, किस किस डायरेक्शन में कैसे कर रहे हैं। देन छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान बोथ स्टेट्स आई हैड टू प्रिपेयर, उसके बारे में आई गॉट क्वेश्चंस। छत्तीसगढ़ के नक्सलिज्म के बारे में आई गॉट क्वेश्चंस। उसके अलावा ऐसे कि बहुत पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझसे जेनरिक। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या था? सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रॉब्लम थोड़ी सी यही थी कि मुझसे कोई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने जिसपे मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। मतलब मोनोटोनस तो नहीं कहूंगी, पर सब वो था जो मेरा तैयार किया हुआ था, कि जिसकी मैं प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुकी थी घर पे। सब क्वेश्चंस वही थे। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया कुछ? आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है बेसिकली, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा तैयारी करके गई थी इंटरव्यू की। सब करते हैं मैंने, और कि रोज मैं एक इंटरव्यू देती थी अपने घर पे ही, जिसमें पापा चाचा दोनों बैठ के, मेरे भाई सब इंटरव्यू लेते थे। रोज प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती थी उसकी, क्वेश्चंस बनाए जाते थे, पहले से फोल्डर दिया जाता था, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए सबके लिए तैयार थी मैं, और ग्रिलिंग जो होती है उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा तैयार थी। लेकिन वो ग्रिलिंग उस सेंस पे हुई नहीं कि कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जिसमें सोचने की जरूरत पड़ जाए कि क्या जवाब दूं। वो अगर होता तो उसमें और नेचुरल पर्सनालिटी निकल के आती, इसमें एकदम रट्टू वाली पर्सनालिटी। लेकिन ये तो निकल के आई कि बहुत पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां पे जो छाप छोड़ के आई वो ये थी, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, वेल स्पोकन। ये 3 चीजें तो मुझे पता है कि मैं करके आ गई। उसके अलावा जो उन्होंने सोचा किसको आता है नहीं आते हैं वो मुझे नहीं पता। पर कितने मार्क्स दिए उन्होंने? मार्क्स उन्होंने मुझे कितने दिए, एक सेकंड, अरे यार मैं अपने पापा कितने मार्क्स मिले मुझे? मुझे दिए हैं 178 समथिंग, 178 समथिंग मिले आउट ऑफ 250। मतलब मुझे आइडिया नहीं कि एवरेज कितना होता है। नहीं, जैसे 200 इज एक्सेप्शनल, ओके, 150 में थोड़ा दुखी हो जाते हैं बच्चे, 170 से 200 को अच्छा है, 170 से 180 तक को, 170 से 190 तक को ठीक माना जाता है कि इट्स ओके, इट्स गुड। 160 के अराउंड, नॉट गुड नॉट बैड, 160 या 165 एवरेज मार्क्स है। हाँ वो मान सकते हैं। लेकिन 200 काफी लोग को मिला इस बार। मैं काफी थी कि यार मेरे को भी मिलना चाहिए था 200, क्योंकि कुछ गलत हुआ नहीं था। आई वाज रियली कॉन्फिडेंट इन माय इंटरव्यू की, बिकॉज देयर वाज नॉट अ रॉन्ग थिंग व्हिच हैपेंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सनालिटी को असेस करते हैं, तो उसमें कुछ गलत करना भी जरूरी है। सब टेक्निकली ठीक होते रहा तो एकदम मोनोटोनस जवाब, मोनोटोनस सवाल, मोनोटोनस जवाब, सिंपल, ठीक है, अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा नॉलेज है, तो इतना दे देते हैं। वो जब 200 आपको मिलेंगे तो जिनको 200 मिले होंगे उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ हटके बताया होगा, कुछ हटके दिखाया होगा कि हाँ है मुझ में वो बात कुछ और। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी नहीं पता है कि किन बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब मिलेंगे सब लोग मसूरी में तो पूछ लेना। हाँ। बाकी ये हमारी बुक्स हैं, ये नॉवल है और ये आई थिंक कविता संग्रह है, ये वाला। हाँ, ये मेरा फेवरेट बनेगा। हाँ, ये एक IRS ऑफिसर है। एक एक्चुअली इंस्टाग्राम पे पेज है किताबगंज करके, अच्छा, तो उसको लोग काफी वो करते हैं। ये भी एक नॉवल है, तो आप पढ़ना। बिल्कुल। बाकी कैसा लगा आपको बात करके? बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके।
मुझे बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, Thank you so अच्छे much. से बात करने के लिए। बल्कि हमें बोलना चाहिए कि आप आए और हमारे लिए टाइम निकाला। बाकी ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए।